नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में और उसके उत्तर को कैसे लिखना है उसके बारे में विस्तार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगले लगभग में 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग पानी वानी पी करके बैठ जाइएगा। आराम से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो कल आपकी परीक्षा है, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो होगा आपकी परीक्षा के लिए, या कल आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप इस वीडियो को देख करके परीक्षा हाल में बैठेंगे। सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा अगर आपकी हो रही है, प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे, तो बेसिक सी बात है, यहीं से आएंगे। ठीक है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित हो रही हैं, लिखने वाली हो रही है, उन सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। यानी परीक्षाओं की तैयारी चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव में जैसे कौन कौन से विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाते हैं, जैसे कि डीडीयू हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गया, इसके अलावा मां शाकुंभरी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसके अलावा आपका एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटीज जो हैं ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा करवाते हैं। तो इन सभी के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएगा। आइए समय नहीं गंवाते हैं और सीधा मुद्दे पर चलते हैं। गृह विज्ञान में जब आप 4th सेमेस्टर में होते हैं बाबू, तो आपको आवास और प्रसार शिक्षा के बारे में जानना होता है। तो बीए में एक प्रकार से अगर आप हैं या बीएससी में हैं, क्योंकि बीए और बीएससी होम साइंस दोनों से आप चाहे बीए में तब भी कर सकते हैं, बीएससी में तब भी आप कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाऊंगा। 2025 में ये लेक्चर सारे आने वाले हैं, 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए जानने का प्रयास। ये क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप इसको जान लेंगे, समझ लेंगे तो। ठीक है, बिना समय गवाए हम चलते हैं। ठीक है, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन पेपर का आपके नाम है। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किसी टाइप का मान लीजिए आप। ठीक है, प्रश्न है घर और मकान में क्या अंतर होता है। देखिए, मकान और घर में वही अंतर होता है जो जड़ और चेतन में होता है। ठीक है, क्योंकि मकान जो होता है वो जड़ होता है बेटा, उसमें कोई मतलब नहीं होता है, बस चार दीवारी और ईंटें पत्थर का एक बना कोई स्ट्रक्चर होता है। चेतन होता है बेटा जिसमें चेतना होती है, जिसमें एक प्रकार से जीव होता है। तो घर जो होता है, जब मकान में परिवार रहने लगता है, माता पिता, उनके बच्चे और तमाम प्रकार के सगे संबंधी रहने लगते हैं, तो वही मकान घर कहलाने लगता है। ठीक है, तो वही अंतर है। मकान एक जड़ संरचना है जिसमें प्रकृति के परिवर्तन स्थान नहीं रखते, जबकि घर एक भावात्मक चेतन भावना है जो निवास करने वालों के संबंधों से फलती फूलती रहती है। दूसरे शब्दों में घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा होती है। यानी घर क्या है, घर एक आत्मा होती है और मकान क्या है, एक शरीर है। यानी कि अगर घर जो है मतलब मकान केवल कहेंगे तो उसमें परिवार नहीं रहेगा, यानी कि शरीर मान लीजिए मकान को और आत्मा मान लीजिए घर को। ठीक है, यानी शरीर के लिए दोनों जरूरी है, जैसे आत्मा, मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों जरूरी है, ऐसे ही घर और मकान दोनों। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, होटल, छात्रावास, अस्पताल और इसी प्रकार के अन्य निवास स्थल गृह की संज्ञा नहीं पाते। ये सब एक प्रकार से गृह यानी घर नहीं कह सकते आप। होटल हो, छात्रावास हो, अस्पताल हो, ये सब घर नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें निवास करने वालों जो होते हैं किसी भावात्मक रिश्ते से नहीं जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बस वो केवल औपचारिक तौर पर जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। इस वजह से औपचारिकताएं मात्र होने से घर को मतलब मकान को आप घर नहीं कह सकते। क्लियर, जबकि केवल एक कमरे में सभी आवश्यकताएं पूरी करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों के आवास को हम घर या गृह संज्ञा दे सकते हैं, जो एक प्रकार से इमोशनली कनेक्टेड हो। क्लियर, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, या कोई भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस को लेकर के यहाँ पर दो चार्ट आपके समझ प्रस्तुत हो रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है मकान यानी जिसको अंग्रेजी में हाउस कहते हैं, दूसरी तरफ है होम यानी घर।
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने छांट करके आपके लिए लाया हूं। चलिए, पहली बात है, मकान क्या है? एक जड़ संरचना है। और घर क्या है? चेतन स्वरूप है, यानी घर में एक प्रकार से चेतना होती है। और जड़ बुद्धि मतलब कि एकदम से कोई मतलब नहीं, यानी कि एक ईंटा संरचना मतलब ईंट पत्थर का मकान। मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। ठीक है। तीसरा अंतर है, मकान छत, दीवार, फर्श इन सभी से बनता है, जबकि जो घर होता है बेटा, होम जो होता है निवास करने वाले व्यक्तियों की परस्पर संबंध, स्नेह यानी प्यार और एक दूसरे के प्रति भावना जो होती है, इमोशनल जो होता है, उसी से बनता है। चौथा अंतर यह है कि मकान में एक व्यक्ति रहता है, या हो सकता है कि कोई ना रहे, खाली रहे। ठीक है। दूसरी बात, इसका घर का डिफरेंस क्या है? घर क्या होता है? घर में कई सारे लोग रहते हैं और प्यार के साथ कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। इमोशन से जुड़े हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल। चले, पांचवा पॉइंट ये है, जो मकान होता है आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ये बदल लिया जाता है। ठीक है। जबकि घर जो होता है विवाह के पश्चात ही बदला जाता है। जैसे शादी, लड़की की शादी होती है तो दूसरे घर में जाती है तो वो बदल सकता है। विवाह के बाद आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो घर आप बदल सकते हैं। तो घर कभी कभी बदलते हैं, विवाह के बाद बदलते हैं, और ये जब चाहे तब बदल लीजिएगा। ठीक है। आज मन हुआ आज बदल दे। प्रत्येक मकान घर ही हो, मतलब घर ही हो, यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उसमें दफ्तर हो सकता है, मकान में दुकान, होटल, छात्रावास यानी हॉस्टल वगैरह हो सकते हैं। जबकि प्रत्येक घर के लिए एक छोटे अथवा बड़े मकान की आवश्यकता होती है, यानी घर बनाने के लिए एक मकान की जरूरत पड़ती है, इसमें एक प्रकार से हम सभी लोग रहते हैं प्रेम से। सातवीं बात, मकान के स्थायित्व की एक जो है सीमित अवधि होती है, जबकि घर अखंड होता है, इसका विभाजन नहीं होता। समाज में इसकी जीवंतता अक्षय है। एक घर से या एक या अधिक घरों की उत्पत्ति होती रहती है, यानी एक घर से दो घर, दो घर से चार घर, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं परिवार, आप देखते हैं। आठवां अंतर ये है दोनों में बेटा, आठवां अंतर ये कि मकान एक भौतिक आवश्यकता होती है, यानी कि एक भौतिक आवश्यकता मतलब क्या होता है? जैसे भौतिक भौतिक आवश्यकता क्या है? जैसे आपके बस केवल सुख सुविधा के लिए मकान होता है। ठीक है। जबकि घर एक मानसिक और भावात्मक आवश्यकता की पूर्ति करता है, आपकी इमोशन और आपकी जो है जो मेंटली आपको एक प्रकार से स्ट्रांग करता है। जैसे कहीं पर जब व्यक्ति को कोई आसरा नहीं दिखता, तब वो घर वालों के पास जाता है। तो घर जो होता है मेंटली आपको एक प्रकार से स्ट्रांग बनाता है। कोई भी आपके जीवन में अगर कष्ट होता है तो आप घर वालों से ही बताते हैं। अभी सर को रात में सर दर्द होने लगे, तो मैं जब बाहर रहता था किराए के मकान में, तो भाई अगर आपका सर दर्द हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो आप जाकर के दवा लेंगे। अब घर पे सर दर्द होता, तुरंत जो है मम्मी के पास जाओ, बोल दो मम्मी जो है हमारा सर दर्द कर रहा, तुरंत जो है बढ़िया कड़वा तेल गर्मा करके और सर पे बढ़िया ठोंकती हैं, और आराम से जो है पूरी भरी नींद आती है रात भर, और सुबह सर वाला दर्द जो है, सर क्या पूरी बॉडी का दर्द जो है सब खत्म हो जाता है। तो प्रेम भी मिल जाता है उस तेल के साथ। ऐसा नहीं कि केवल तेल ठोक देने से। ठीक है। अभी नौकर आप रख लो, तेल ठुकवाओ तो नहीं जाएगा आपका, लेकिन वो स्नेह, वो ममत्व, वो एक प्रकार से जो प्यार होता है माता का, वो जो प्यार मिल जाता है और एक आसरा मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है लोगों का, तब वह व्यक्ति एक प्रकार से हंसता खिलता रहता है। जैसे आप कोई देखते कोई बीमार होता है तो लोग उसको देखने क्यों जाते हैं? इसीलिए देखने जाते हैं ताकि जब वह व्यक्ति देखने के लिए कोई व्यक्ति चार आदमी आते हैं, तो उन चार आदमियों को देख करके वह व्यक्ति एक प्रकार से अपने उस रोग को भूल जाता है जिस रोग से वो ग्रसित है, वो उनके हाल चाल पूछने लगता है। इसीलिए एक प्रकार से जब भी कोई बीमार व्यक्ति हो, तो वैसे आप शादी ब्याह में ना पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई बीमार हो उसके पास जरूर चाहे 10 मिनट जाए। जरूर नहीं कि आप 1 किलो जो है संतरा या अनार या आप अंगूर या केला लेकर के जाए। ठीक है। आप वैसे चले जाए, बस उससे मिल लीजिए, तो उसके भाव भाव थोड़े से बीमार व्यक्तियों से या बूढ़े व्यक्ति हैं तो आप उनसे थोड़ा बातचीत कर लेंगे अगर, तो उनको खुशी मिल जाती है। आप अपने दादा या दादी जी से अगर थोड़ी देर 10 मिनट बात कर लेंगे, वो बेचारे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। आप सोचो आज के भौतिकवादी समाज में, जहां मोबाइल की दुनिया में सब व्यस्त हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक प्रकार से रील सरका रहे बच्चे, तो ऐसे में वो आपके दादा दादी जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, पूरा जीवन बेचारे एक दूसरे से बातचीत करते हुए काट करके आए हैं, और अब उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। आपके पिताजी भी उनसे बात नहीं करना चाह रहे, आपके माताजी भी नहीं बात करना चाह रही। तो आप 10 मिनट, अगर आपका कर्तव्य है कि आप जो है अगर उनके नाती हैं, पोते हैं, तो आप 10 मिनट उनके पास बैठ करके उनसे बातचीत करें, उनसे पानी पूछे, चाय दे। जैसे लड़कियां आप देख रही होंगी बहुत सारी वीडियो, तो ऐसे आप थोड़ा सा करें इसको। जब तक आप अपने घर पे अपने दादा दादी की सेवा जरूर करें, माता पिता की भी करते रहे, तो जो भी एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा देखिए, वो लोगों को जो है असहजता महसूस होने लगी। वो घर में तो रह रहे हैं, लेकिन उनको घर का भाव नहीं मिल पा रहा है आज के युग में। वो मकान में ही जान लीजिए रह रहे हैं, जैसे मकान में निरस्ता होती है, ऐसे ही एक प्रकार से निरस्ता का जीवन बेचारे व्यतीत करते हैं। तो जरूरी है आज के हमारे युवाओं को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने बुजुर्गों के साथ एक प्रकार से जरूर, अगर आपके पास जीवन में 1 घंटे का समय आपको मिल रहा है, तो उनमें से कम 20 मिनट समय अपने बुजुर्गों को जरूर दें, क्योंकि वो बेचारे एक प्रकार से आपके लिए
ही पूरा जीवन मेहनत करके आए, अपना खेत पात अपनी संपत्ति सबको बचा करके आए। एक पिता क्या करता है, शादी से पहले ही बच्चे जो है धन संचय करना इकट्ठा कर देते हैं। धन संचय करते करते वो व्यक्ति क्या करता है कि भाई बच्चा हमारा बड़ा होगा, स्कूल में पढ़ाना है। वही बच्चा जब बड़ा होता है अपने माता पिता को भूल जाता है। आप सोचो ये स्थिति किस प्रकार की गंभीर स्थिति होगी कि पूरा जीवन बेचारा तन पेट काट करके उसने एक एक पैसा इकट्ठा किया, बैंक में सेविंग किया कि बच्चे स्कूल जाएंगे, सरकारी कॉलेज या फिर उसमें एक प्रकार से इसका एडमिशन करवाएंगे। माता पिता के जब बच्चे कोई कहीं निकल जाते हैं, कहीं बाहर पढ़ भी रहे होते, तो वो जब नात रिश्तेदारी में जाते हैं तो अपने बताते हैं कि भाई हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। उनको गर्व महसूस होता है जब कोई बच्चा कोई परीक्षा निकाल देता है या कुछ भी हो जाता है। तो अगर आप, जरूरी नहीं कि परीक्षा ही निकालिए, आप थोड़ा सा अगर रिस्पेक्ट देंगे सबको तो आपका भी एक प्रकार से रिस्पेक्ट मिलेगा और आप बहुत आगे तक जाओगे। भगवान आपको एक प्रकार से बहुत आगे तक ले जाएगा। चले आगे देखते। मैं इमोशनल हो जाता हूं इन सभी मुद्दों पर, ठीक है। बाकी चले पढ़ते रहे और चीजों को जानते रहे। मेरा जरूरत है कि भाई मैं जहां तक आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अपने जो हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई बहन है, मैं उनको समझा सकूं कि आप थोड़ा सा दूसरों के साथ तालमेल बैठा करके चले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, ना कोई एक प्रकार से दोबारा मिलने वाला है। इस छोटे से पृथ्वी पर एक तिनके की भांति पृथ्वी इस पर रह रहे हैं और उसी में एक प्रकार झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, ये गलत बात है। चले दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आवास की आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में लिखिए। देखिए आवास की आवश्यकता जो है बहुत सारे कारणों से होती है। आवास क्यों जरूरी होता है, घर क्यों जरूरी होता है रहना? देखिए पहली बात है व्यापारिक कार्यों हेतु, फॉर द बिजनेस वर्क। देखिए आवास की आवश्यकता व्यापारिक कार्यों के लिए पड़ती है। आवास से ही व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। आवास वह स्थल होता है जहां विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जो होती है संचालित हो सकती है, जो कि व्यक्ति आर्थिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई रहती है। बिल्कुल व्यापारिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहता है आपका आवास। दूसरा क्या वजह हो सकती है बेटा? दूसरा है रहन सहन के स्तर में वृद्धि, यानी ग्रोथ इन लिविंग स्टेटस। यानी आवास वह स्थल है जो व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। आवास में पाई जाने वाली सुविधाएं व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, वृद्धि करती है। उनका रहन सहन स्तर जो है ऊंचा होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। अगर घर ठीक ठाक बना है तो आपकी रिस्पेक्ट समाज में होनी शुरू हो जाती है। तीसरी बात है आवास की जरूरत क्यों है? धन वृद्धि के लिए, ग्रोथ इन मनी। आवास की आवश्यकता धन वृद्धि के लिए भी होती है। लोग कई आवास खरीद लेते हैं और अधिक प्रॉफिट में उसको बेच करके या गिरवी रख करके धन की वृद्धि कर लेते हैं। आजकल तो यही चल रहा है ना, जैसे आपके पास 7-8 लाख रुपए है, एक बिस्सा कहीं शहर में आपने खरीद लिया जमीन, उसको छोड़ दिया, 1 साल बाद या 2 साल बाद बेचा तो 7 लाख की जमीन वो 10 लाख या 15 लाख में बिक जाती है, 12 लाख में आके बिक जाती है। तो 4-5 लाख 1-2 साल में अगर आपकी प्रॉफिट हो रही है तो ऐसा ना कोई एफडी देगा, ना SIP देगा, ना म्यूचुअल फंड देगा, कुछ आपको नहीं देगा, जितना जमीन आपको दे देगी। ठीक है, इसलिए एक प्रकार से अतः इस प्रकार आवास धन वृद्धि में सहायक होता है। लोग एक प्रकार से कहते हैं कि हम ये करते हैं तो इस वजह से सहायता करता है। चौथी सहायता ये करता है कि धन की बचत करता है, सेविंग ऑफ मनी। आवास होने से किराए की बचत होती है, आप किराए के मकान में रहने से बच पाते हैं। आजकल किराए के मकान दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। 7,000, 8,000, 9,000 में आपको जो है एक 2 BHK रूम मिल रहा है, मतलब कि 2 रूम और एक लेटरिन बाथरूम और एक जो है किचन। इसके अलावा अगर एक रूम लेंगे शहरों में आप तो 3 से 4,000 रुपए के रूम हो चुके हैं आजकल। मैं जब रहता था तो 1,500 रुपए रूम कानपुर में मैं किसी तरीके से लिया था, हाथ पैर जोड़ करके उससे, फिर 1,800 बढ़ा दिया था उसने। ठीक है, मान लीजिए बहुत छोटा सा रूम था, उसी में उसका डेहरी वहरी सामान वामान जो होता था एक कोने में उसको रख लेता था, ताकि वो बोली थी कि भाई 2,000 रुपए में रूम लगेगा, तो हम लोग कैसे भी 2,000 नहीं दे पाएंगे, वैसे उस समय स्थिति भी नहीं थी 2,000 देने के लायक। ठीक है, तो मैंने कहा कि आंटी जी डेहरी वरी रखी थी उनकी बगल में, तो हमने कहा जो है माता जी इसको रखे रहने दो यहीं पे, सामान वामान आपका, और जो कुछ दिक्कत होगी हम लोग हैं आपके बच्चों जैसे ही रहने दो। कहा ठीक है बेटा रहो। तो 1,500 रुपए देते थे, 2 लोग रहते थे, 750 पड़ता था और लगभग में 750 रुपए खर्चे लग जाते थे एक महीने के, यानी कम से कम 1500 रुपए में हम दोनों लोग जो है 3,000 रुपए में दो व्यक्ति रह लेते थे। बड़े आराम से निपट जाता था, उसमें सब पूरा हिसाब गणित बैठा करके चलते थे। और 3-4 साल का लगभग कानपुर पढ़ाई किए हैं, तो उसमें 2 साल तो मेस में काम किया और कई सारी चीजें हुई, बड़ी स्थिति लंबी थी, लेकिन फिर भी आजकल भगवान ने सब सही कर दिया, क्योंकि ये अच्छे कर्मों का फल है और कहीं ना कहीं पे पूर्वजों की देन है या फिर जो माता पिता की सेवा है उसका परिणाम है। मैं जब भी पिताजी के साथ रहता था तो अपने पिताजी का पैर दबाया करता था। हमेशा ध्यान रखना, मैं पिताजी हमारे पंडित हैं, मतलब भागवत वगैरह कहते हैं, कथा वगैरह बाजते हैं, शादी ब्याह करवाते, तो मैं भी उनके साथ साथ क्लास 10th से ही शादी वगैरह करवाना शुरू कर दिया हूँ। क्लास 10 से ही पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि शुरू से ही साथ में पिताजी के साथ साथ माला जपते जपते तमाम संस्कृत के श्लोक याद हो गए,
तमाम चीजें हुई। फिर उसके बाद में आज क्या है कि भाई मैं एक चीजों को जान चुका हूँ, सब कुछ समझ चुका हूँ। तो जब मैं भागवत से हम लोग उठते थे, पिताजी हमारे हम माला जपते थे, पिताजी हमारे भागवत बांधते थे, कथा कहते थे, हम उठते थे तो उनका पैर दबाते थे और फिर जाकर के खाना खाना बनाते थे। खाना बना करके तो पिताजी हमारे जो है तब तक अपना टहल घूम के आते थे। मतलब जैसे थोड़ा सा, जैसे बैठे बैठे थोड़ा सा क्या होता है, पैर वैर दर्द करने लगता तो फिर थोड़ा सा टहलते थे ऐसे, ताकि उनका जो है ठीक रहे। फिर उसके बाद में खाना बना करके फिर हम लोग खाते थे। फिर उसके बाद में उनका जब सोने लगते तो पैर दबा करके फिर सोते थे। ऐसे पूरा दिनचर्या लगभग 9 दिन तक भागवत होती थी, देवी भागवत 9 दिन और श्रीमद् भागवत 7 दिन, लगभग 8 दिन, ठीक है। तो ऐसे चलता था। तो उसका परिणाम मुझे मिला। मुझे जब मैं माला जपता था, बैठ के 4-4 5-5 घंटे माला जपता था, तो उससे मुझे बैठने की शक्ति मिली, पढ़ने की शक्ति मिली, और इस तरीके से बहुत आगे तक एक प्रकार से आप सोच रहे हो कि जो ज्ञान या जो मिला है ये सब मुझे इसी सब चीजों से मिला है, ठीक है। क्योंकि मुझे शक्ति मिली, वो चीजें, एकाग्रता की, शांति की, ये तमाम चीजें मिली। और भगवान और पूर्वजों का बड़ा योगदान रहता है इसमें, पढ़ाई लिखाई में। ये मत सोचिएगा कि मेरे ऊपर सब कुछ है, कि हम ही सब कुछ है। तो आय का 10 से 20% जो है औसत किराए में व्यय हो जाता है। कई शहरों में मकान काफी महंगे मिलते हैं, अतः आवास की आवश्यकता धन की बचत के लिए भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आवास जो होता है बेटा, ये क्या करता है, आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में आवास की ये सब, यानी आर्थिक आवश्यकता, आवास की वजह से हमको ये तमाम प्रकार की चीजें मिल जाती है। तो ये लिख दीजिएगा, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए बेटा, किराए के मकान के लाभ बताइए, क्या लाभ होता है किराए के मकान में रहने के। देखिए पहला लाभ ये होता है कि आरंभिक व्यय कम होती है, यानी कि आपके पास अगर 10-12 लाख नहीं है घर बनवाने के लिए, तो आप जो है 7-8 हजार से महीने के शुरू करके आप अपना रह सकते हैं, इकट्ठा पैसा लगाने से बच सकते हैं। किराए के मकान लेने से आरंभिक व्यय अधिक नहीं होता है। अधिक से अधिक 1 से 3 माह की किराए की अग्रिम राशि आपको जमा करनी पड़ती है, वह भी कहीं कहीं पर ही देनी पड़ती है। जब जहां पर आपको बड़े रूम वगैरह, होटल वगैरह में लेते हैं, या फिर आप किसी बहुत ही बड़े वीआईपी, ठीक है, जगह पर लेते हैं, तब आपको ऐसा करना पड़ता है, आपको जो है उस राशि वगैरह भरनी पड़ती है। जैसे मेरी जो है 7-8 हजार रुपए राशि चली गई थी इसमें, मैंने पहले भर दिया था। फिर वहां पर मुझे रहना, चूंकि बगल में दारू वारू पीने वाले लोग रहते थे, तो ऐसे में मैंने मुझे छोड़ना पड़ा था उसको। अतः जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, उन्हें किराए का मकान लेना भी सुविधाजनक लगता है, ठीक है। यानी जिसका पैसा नहीं, तो वो किराए के मकान में रह सकता है। दूसरी बात, जब शहरों में लोग कमाने जाते हैं, तो वो भाई पहले घर बनवाएंगे, किसी तरीके से अपना रहेंगे एक आध रूम लेकर के इधर उधर से, तो वही चीज। दूसरी बात, किराए के मकान का लाभ है उत्तरदायित्व कम होता है इसका। निजी स्वामित्व के मकान की देखभाल आपको निरंतर करनी पड़ती है। जो आपका खुद का मकान होता है, उसमें आपको लगातार काम करना पड़ता है, रंगाई पोताई सब कुछ आपको देखना पड़ता है, ठीक है। टूट फूट होने की मरम्मत कराना, मकान से संबंधित सभी टैक्स वगैरह भरना, लाइट बिजली सब कुछ खर्चा देना, ठीक है। ये सब एक प्रकार से काम होता है। इसमें धन का भी तमाम व्यय होता है। किराएदार ऐसे उत्तरदायित्व से बिल्कुल बचा रहता है, इस वजह से ये लाभ होता है, यानी कि उत्तरदायित्व कम होता है इसमें, ठीक है। तीसरी बात बेटा क्या होती है इसमें, तीसरी बात, किराए के मकान का लाभ ये होता है कि स्थानांतरण की स्थिति में अधिक सुविधा होती है। यानी कहीं पर अगर मान लेते कहीं एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में जाना है, या आपका प्रमोशन हो गया, कहीं पर नौकरी कर रहे थे, या स्थानांतरण हो गया, कहीं पर आपका ट्रांसफर हो गया, तो आपको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। चूंकि आपके पास सामान है, तुरंत उठाया, एक बढ़िया पिकअप मंगवाया, उसमें भरा और ले गए दूसरे स्थान पर जहां रहना है वहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो कई कर्मचारियों की नौकरी इस प्रकार की होती है कि उसमें जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसी नौकरियां सरकारी अथवा निजी कंपनियों में किसी भी प्रकार की नौकरी हो सकती है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ऐसी स्थिति में किराए के मकान में रहना ही सुविधाजनक होता है। चौथा लाभ ये होता है कि पूंजी की बचत होती है इससे। व्यवसायी वर्ग के लोग पूंजी को अपने निजी मकान के निर्माण में लगाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझते। जो पूंजीपति लोग हैं, वो प्रायः पूंजी को व्यवसाय में ही विनियोजित करना बेहतर समझते हैं। जहां उसे अधिक लाभ की आशा होती, वहां पर उस धन को लगाते हैं और किराए के मकान में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको नहीं पता कि भैया इतना पैसा लगा करके क्या करेंगे हम उसमें। तीसरी बात है आर्थिक गतिशीलता। देखिए निजी मकान से स्थायित्व जो मिलता है, वह एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना संभव नहीं हो पाता। आप एक स्थान पर घर बनवा रहे तो वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी जीवन में प्रगति के अवसर बाहर जाकर के ही मिलते हैं। निजी मकान के कारण ऐसे अवसर व्यक्ति को छोड़ने पड़ सकते हैं, किंतु किराए का मकान होने पर ऐसा बंधन नहीं रहता है। व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है, तो ये बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा बेटा। एक बात अगर ध्यान रखेंगे, एक बार ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको और भी चीजें को चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन से आएगा आपका। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदर्श आवास को विशेषताएं बताएं। आदर्श आवास की क्या विशेषताएं होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। आवास माने जहां पर आप रहते हैं, आदर्श आवास क्या होता है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला होता है भूमिखंड का आकार और भौतिक विशेषताएं, साइज एंड फिजिकल फीचर ऑफ द साइट।
यानी कि भूमिखंड का आकार और भौतिक विशेषताएं जो होती हैं, ये एक प्रकार से पहली विशेषता होती है अस्थायी आवास, मतलब आदर्श आवास की या अच्छे आवास की। आदर्श माने आइडियल जो है हाउसिंग की, या अच्छा आवास जो होता है वो क्या होता है, उसी की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं उसकी होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। ठीक है, चलिए। एक आदर्श मकान के लिए भूमिखंड का उचित चुनाव प्रथम प्राथमिकता होती है, यानी कि कहां पर घर बनवाया जाए सबसे जरूरत चीज ये होती है। भूमिखंड का चुनाव परिवार की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। कितने परिवार हैं, कितना बड़ा परिवार है, उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। उसके भौतिक गुण, जैसे हवा वहां पर आ रही है, पानी की सुलभ सुविधा है कि नहीं है, सड़क की स्थिति कैसी, सड़क आपके घर तक जाती है कि नहीं जाती है, आसपास के मकान एक प्रकार से कैसे हैं, भूमिखंड के नगर की स्थिति क्या है, जहां पर आप खरीदे वो नगर कैसा है, दिशा उसकी कैसी है, यानी आपका घर का दिशा मुखौटा कैसे रहेगा, इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भूमि रेतीली, पथरीली अथवा कंकरीली हो तो ज्यादा बेटर होता है। चिकनी मिट्टी या फिर जो है ऐसी मिट्टी का प्रयोग ना करें, मतलब उसमें नहीं अच्छा होता है। भूमिखंड के आसपास पानी का भराव ना हो, कूड़े के ढेर ये सब ना हो तो बेटर रहेगा। स्थान नगर पालिका की देखरेख में होना चाहिए तो ज्यादा बेटर रखता है। ठीक है, भूमिखंड की स्थिति परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो तथा सभी सामाजिक सुविधाएं हो, जैसे कि वहां तक मोटर कार आ जा सकती हो, खरीदारी केंद्र एक प्रकार से बगल में हो जहां पर आप कुछ खरीद करके सामान वगैरह ले आ सकें। ठीक है, बाजार हो, स्कूल हो ताकि आपके बच्चे वहां पर पढ़ सकें, क्लब हो जहां पर आप जाकर के एंजॉय कर सकें हफ्ते में। ठीक है, मंदिर हो आपके, जैसे कि जहां पर आप जाकर के पूजा पाठ कर सकें। ठीक है, तो तमाम प्रकार की चीजें अगर आपके घर के आसपास है तो आपका घर जान लीजिए बहुत बेटर है, या वो स्थान जहां पर ये चीजें हो वहां पर आप जमीन खरीद करके घर बनवा सकते हैं। पहला मकान की जो उचित व्यवस्था है वो ये होती है। दूसरा जो व्यक्ति देखते हैं घर बनवाते समय होती है दिशा। ठीक है, ओरिएंटेशन, यानी एक आदर्श मकान की दिशा प्रकृति की सुविधाओं को अधिक से अधिक मात्रा में परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए होनी चाहिए, यानी कि इतना प्रकाश उचित मात्रा में मिल पाए, ठीक है, वायु अधिक मात्रा में मिल पाए, ये सब चीजें हमको अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। ठीक है, एक जो है ये हो। ठीक है, भिन्न भिन्न मौसम में इन प्राकृतिक तत्वों की भिन्न भिन्न मांग होती है, ठंडी गर्मी बरसात के हिसाब से भूमिखंड या फिर जो है मकान की स्थिति या उसकी दिशा का होता है, पता चलता है। ठीक है, अतः आवश्यकता से अधिक बचाना तथा आवश्यकता के अनुसार हवा धूप प्रकाश देना उचित दिशा की स्थिति है। सर्वोत्तम दिशा होता है पूर्व मुखी, यानी पूरब की दिशा में अगर आपका मुख्य घर बना है तो सबसे बेटर होता है। फिर उसके बाद में उत्तर दिशा, सबसे अच्छा जो मकान होता है पूरब दिशा की ओर, अगर कोई आपका मकान है मुख्य पूरब दिशा की ओर है तो बेटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरब दिशा में क्या होता है, सूर्य भगवान निकलते तो उचित धूप भी मिल जाती है मॉर्निंग की, जिससे आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ में आपको जो पश्चिम की हवाएं चलती है, पश्चिम में भगवान सूर्य जब पहुंचते हैं तो बहुत तीव्र उनका धूप हो जाता है, तो उस धूप से भी आप बचते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका फायदा ये होता है बेटा, इसमें जब आप धूप से बचते हैं, धूप से बचने के साथ साथ आपको और एक फायदा ये होता है, धूप के बचने के साथ साथ क्या होता है बेटा, धूप से बचने के साथ साथ आपको जो है जो पश्चिम की लू होती है, पश्चिम दिशा से आती है, उससे आप बच सकते हैं। कई सारी चीजें हैं। ठीक है, पश्चिम से हवाएं चलती तो बौछार भी आपको कम लगेगी आपके घर में, ऐसे तमाम चीजें। ठीक है, तो उत्तरी और केंद्रीय भारत में, मतलब जो है उत्तरी एवं केंद्रीय भारत में पूर्व और पश्चिम उत्तर पश्चिम आदर्श दिशा मानी जाती है। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान अधिक गर्म रहते हैं, इस वजह से पश्चिम और दक्षिण दिशा का अगर मुख है आपका तो वो मकान ठीक नहीं होता है, क्योंकि सूर्य इस ओर काफी देर तक रहता है, अतः इधर दीवारें अधिक मोटी होनी चाहिए। इस दिशा में बरामदा लेना भी लाभप्रद होता है। तो ऐसे में एक प्रकार से कई प्रकार की चीजें हैं, दिशा का निर्धारण कर लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक आदर्श मकान के लिए नींव का होना बहुत जरूरी होता है। नींव, ठीक है, फाउंडेशन। देखिए मकान की नींव पर जो है मकान की मजबूती डिपेंड करती है। पहले समय में मकान की नींव जो है अधिक गहराई और चौड़ी खोदी जाती थी, बहुत लंबी चौड़ी होती थी, किंतु सीमेंट कंक्रीट के प्रचलन की वजह से आजकल लंबे लंबे बीम डाल करके कॉलम बना करके भूमि में गहराई पर डाल दिए जाते हैं, गड्ढा बना करके पूरा स्तंभ बना करके, और वही प्रकार से बीम पर पूरा टिका रहता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट से भर दिया जाता है। नींव की गहराई भवन की ऊंचाई के प्रकार के अनुसार खोदी जाती है, और इस तरीके से ये आजकल बहुत पतली पतली नींव हो रही है, तो लेकिन वो मजबूती उसमें रहती है। इसके अलावा कुर्सी या मंच, मकान की कुर्सी को भी उचित महत्व देना चाहिए। कुर्सी मतलब होता है ऊपर का भाग, जहां पर फर्श आपकी पड़ी है, कुर्सी बनती है जब नींव के, जो कुर्सी के ऊपर का भाग मकान होता है, दीवारों ही पर चढ़ती, कुर्सी से मकान ऊपर चढ़ता है, उससे नीचे सब नींव होती है, तो वही कुर्सी बनती है। कुर्सी पर एक प्रकार से बीम डलवा करके बढ़िया से बनवा देता, ताकि जो है अगर मकान नींव बैठी थी है तो ऊपर कुर्सी उसको टंगे रहे, आपका मकान न नीचे बैठने पाए। ठीक है, अन्य मिट्टी के बने फर्श वर्षा में सील जाते हैं, ठंडे रहते हैं तथा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। एक आदर्श मकान की कुर्सी कम से कम 1 फुट से 3 फुट के आसपास होनी चाहिए, तो मकान की कुर्सी भी ठीक ठाक होनी चाहिए।
इसके अलावा एक अच्छा मकान जो होता है उसमें दीवारें भी ठीक ठाक होनी चाहिए। दीवारों की ऊंचाई कम से कम 7 से 8 फुट या 12 फुट तक होनी चाहिए, ठीक है। छोटे घरों में सामान्यतः 10 फीट की ऊंचाई जो है उपयुक्त मानी जाती है दीवारों की, ठीक है। जैसे हमारे घर की दीवार की 11, 11.5 या 10 फुट मानी जाती है, ठीक, इतना है। तो ईंटें जोड़ करके दीवार बनाई जाती है। मोटाई 6 इंच या 1 फीट या 6 इंच तक हो सकती है, ठीक है। 9 इंच या फिर 1 फुट की दीवारें ठीक होती हैं बेसिकली। दीवारों के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, जिससे मजबूती के साथ साथ सुंदरता भी बढ़ जाती है। इसके ऊपर फिर रंग किया जाता है, ठीक है। गाढ़ी मिट्टी लकड़ी की दीवारें कम मजबूत और अस्थायी होती हैं और इनका रखरखाव भी कठिन होता है। तो कई स्थानों पर दीवारों में पत्थरों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन पत्थरों वाले इलाकों में पत्थरों का उपयोग किया जाता है, बाकी जगहों पर पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता। ये एक प्रकार से दीवारों पर प्लास्टर करके फिर उसके बाद में उस पर पेंट वगैरह करवा करके कर देते ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। छठी, एक उत्तम आवास की ये जरूरत होती है जो है आदर्श मकान की, रूफ यानी छत। देखिए छत कैसा होना चाहिए। छत घास फूस का भी हो सकता है, लकड़ी का, गार्डर, फर्श, टिन, एस्बेस्टस, सीट, सीमेंट, कंक्रीट सभी से बनाया जा सकता है। घास फूस व लकड़ी की छत अनुपयुक्त होती है, क्योंकि कभी भी वर्षा में चूने लगता है, आंधी में उड़ जाता है, तमाम दिक्कतें आती हैं, ठीक है। गार्डर, फर्श, एस्बेस्टस सीट व सीमेंट कंक्रीट की छतें अच्छी रहती हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित है सीमेंट कंक्रीट यानी कि गिट्टी मोरंग सरिया का जो एक प्रकार से जो छत पड़ता है आरसीसी वाला, वही इंपॉर्टेंट है। टिन की छत भी मजबूत होती है, किंतु सर्दी में ठंडी और गर्मी में वो गर्म रहती है, इस वजह से वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तेज आंधी में उसके उड़ने की संभावना बहुत रहती है और उड़ करके कहीं पर गिरी तो किसी के पशु की या व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि टीना जो होता है वो एकदम से बहुत चिकना होता है, तो उससे कट सकता है। छतें चपटी होती हैं, ढलावदार अथवा विशेष आकारों की बनाई जाती हैं। यदि दूसरी मंजिल भी बनानी हो तो छतें चपटी बनाई जाती हैं, ताकि एक प्रकार दूसरी मंजिल में कोई समस्या ना हो खड़ी करने में, ठीक है। चले आगे देखते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखिएगा। तीसरा होता है आपका मतलब कि अगला होता है आपका क्या, फर्श। फर्श भी बहुत जरूरी होता है बेटा बनवाने के लिए, ठीक है। देखिए फर्श क्या होता है, फ्लोर। एक आदर्श मकान का फर्श सीलन अवरोधक यानी कि सीलन ना आए, मजबूत हो, आसानी से साफ हो सके, ऐसा फर्श बनवाए। फर्श के जोड़ भी अच्छे होने चाहिए ताकि उसमें गंदगी जमा ना हो पाए। फर्श टाइल्स या मोजाइक के उपयुक्त रहते हैं। इसके अलावा ईंट सीमेंट का फर्श जल्दी खराब हो जाता है, इस वजह से संगमरमर का फर्श जो संगमरमर का होता है वो महंगा होता है, इस वजह से संगमरमर का जरूरी नहीं कि संगमरमर के ही डलवाए, लेकिन हाँ आप डलवा सकते हैं किसका, टाइल्स वगैरह लगवा सकते हैं। फर्श लगाने के पूर्व मंच के ऊपर गार्डर का जाल बिछा करके सीमेंट कंक्रीट से भर दिया जाता है ताकि पर्याप्त मजबूती रहे और सीलन भी नहीं पड़ती इससे, ठीक है। इसके अलावा घर में खिड़कियां भी होती हैं, खिड़कियों का बड़ा योगदान होता है किसी भी एक आदर्श मकान या आदर्श घर के लिए, ठीक है। क्या होता है इसके लिए, किसका जरूरत होता है बेटा, इसके लिए जरूरत होती है खिड़कियों की घर में। देखिए एक आदर्श मकान में खिड़कियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इनकी कीमत दीवार की कीमत से काफी अधिक होती खिड़कियों की, ठीक है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार इन्हें लगाना चाहिए। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कम से कम 8% होना चाहिए, ठीक है। इससे मकान सुखद और स्वस्थप्रद रहता है। गर्म, नम और क्षेत्र प्रदेशों में कमरे के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% जो है खिड़की में लगाना चाहिए। रसोई की खिड़की ऐसे स्थान पर हो कि खाना पकाने की जगह पर उपयुक्त रोशनी पहुंचे। खिड़कियों की चौखट बाजू मजबूत होनी चाहिए। लकड़ी की चौखट सुंदर और मजबूत होती है, किंतु उसका रख रखाव बड़ा महंगा होता है लकड़ी का, ठीक है। लोहे की चौखट मजबूत होती है। खिड़कियां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मजबूत होनी चाहिए, ताकि एक प्रकार से मजबूती, अगर आप सेखुआ की लकड़ी लगाते हैं अपने घर में तो बढ़िया रहती है, ठीक है। तो साखू जो होता है, सेखुआ, सागवन, इन सभी के शीशम, ठीक है, ये सब जो है जरूर महंगे लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। दरवाजे, डोर्स, देखिए दरवाजे दीवार के सिरे पर होने चाहिए, इससे संवहन में स्थान की बचत हो जा सकती है, ठीक है। भारत सरकार निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अनुसार दरवाजों की ऊंचाई सामान्यतः 6 फुट 6 इंच के आसपास, मतलब कि 6 फुट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं इतना होनी, इससे ज्यादा होनी चाहिए। दरवाजों की चौड़ाई कम से कम 2 फुट 6 इंच होनी चाहिए। दरवाजों की चौखटें मजबूत होनी चाहिए। दरवाजे एक पल्ले वाले व 2 पल्ले वाले दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एकाग्रता की दृष्टि से एक पल्ले वाले दरवाजे उपयुक्त माने जाते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 पल्ले वाले दरवाजे होने चाहिए, यानी कि जो आपका सहन दरवाजा है मुख्य द्वार पर, उस पर 2 दरवाजे वाले, आपको पहले लगता नहीं था 2 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कमरे में तो एक जो है दरवाजा जो होता है एक पल्ले वाला या एक ठू वही सही होता है। बाकी जो है 2 वाले दरवाजे अब खत्म हो चुके हैं। पहले चलता था कुंडी उंडी लगाते थे 2 दरवाजा वाला, अब वो खत्म सिस्टम, ठीक है। चलिए विद्युत का प्रबंधन है, लाइट होनी चाहिए आपके घर में एक अच्छे मकान के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग तो इंटर तक जब पढ़े तो हमारे घर में बिजली ही नहीं थी, ठीक है। ढबरी और लालटेन से पढ़ते थे।
विद्युत का प्रबंध विद्युत बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मकान बनाते समय विद्युत का प्रबंध कर लेना चाहिए ताकि घर के प्रत्येक भाग में विद्युत की व्यवस्था की जा सके। दीवार निर्माण के समय दीवार के अंदर पाइप डाल करके विद्युत फिटिंग की जाती है, यानी इसको वायरिंग कहते हैं, जो सुरक्षित होती है और दीवारें भी सुंदर दिखाई पड़ती हैं। उस पे ऊपर से वो नहीं रहता, तो तार वगैरह पे मक्खी उक्की जो बैठती हैं तो फिर उससे काला हो जाता, तो नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था में मकान बनाते समय तय कर लिया जाता है कि बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, अन्य विद्युतीय उपकरण कहाँ कहाँ लगेंगे, उसी हिसाब से उसको फिट कर दिया जाता है। कमरे के उद्देश्य के अनुसार सामान्य व विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें बेटर होती हैं। आगे नालियों की व्यवस्था भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए व्यर्थ पानी के निकास हेतु मकान की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि मकान में, ताकि नालियों की व्यवस्था हो, ताकि नालियों से माध्यम से जो मल, मतलब कि तमाम प्रकार के जो है मलबे है या कचरा या बेकार पानी वो बाहर निकल जाए। नालियां पक्की ढकी होनी चाहिए, यथासंभव भूमिगत यानी भूमि के अंदर हो तो ज्यादा बेटर है। रसोई घर, स्नान गृह और शौच गृह से गंदे पानी के निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एक प्रकार से वो भी नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए। मकान के बाहर नालियों का संबंध नगर पालिका की मुख्य नाली से भी होना चाहिए ताकि मुख्य नाली में मिला दे, ताकि जो गंदगी जो है जहां पर नगर पालिका वाले चाहे वहां पर निकल जाए वो। ठीक है, इसके अलावा 12वीं चीज है वायु विजन, यानी कि झरोखा होना चाहिए। घर के प्रत्येक कमरे में वायु विजन की अच्छी और पर्याप्त व्यवस्था होगी। वायु विजन माने झरोखा, जहां से वायु आदान प्रदान हो सके। वायु विजन हेतु कमरे में रोशनदान पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। रोशनदान जहां से प्रकाश आता है, ऊपर लगा रहता है रोशनदान और नीचे लगा होता है जंगला खिड़की, जिसको वातायन कहते हैं, जिसको वायु विजन भी कहते हैं। ठीक है, रोशनदान दरवाजे के ऊपर छत से थोड़ा सा नीचे लगाए जाते हैं ताकि श्वास क्रिया द्वारा छोड़ी गई हवा जो है, गर्म हवा, वो एक प्रकार से बाहर की हवा बाहर मिल जाए और बाहर से अंदर हवा हल्की आ जाए। ठीक है, इन रोशनदानों से बाहर निकल जाती है जो, चूंकि गर्म हवा होती है, चूंकि वो हल्की हो जाती है जब हम हवाएं छोड़ते हैं। तो जैसे हम देखें, रोशनदान ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारी नाक से हवा निकलती है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की हवा होती है और वातावरण को गर्म करती है। गर्म हवाएं हल्की होती, ठंडी हवाएं एक प्रकार, आप देखते हैं जब धुआं होता है तो धुआं आग से निकलता तो गर्म होता तो ऊपर की ओर उठता चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो वातावरण में हवाएं हैं वो आपके आसपास ही रहती है। ठीक है, तो जो ऐसे आप ठंडी में देखें, ठंडी में जो कोहरा होता है उसमें वायु में नमी ज्यादा होती है, वायु ठंडी होती है, तो वायु ठंडी नीचे चली जाती है और यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है। इसीलिए जो हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो गर्म होता है, तो गर्म है तो ऊपर उठता है, इसी वजह से वो ऊपर से निकल जाए, इसलिए यहाँ पर झरोखा लगाते हैं। ठीक है, वायु विजन जिसको आप कहते हैं कि रोशनदान कहते हैं जिसको। ठीक है, छत के एकदम से नीचे इन रोशनदानों से जो है बाहर निकल जाती है। शुद्ध वायु के आगमन के लिए खिड़कियां जो है आमने सामने होती है। खिड़कियों से एक प्रकार से ऑक्सीजन आता है और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये सिस्टम के लिए कमरे में जो है रोशनदान और खिड़की लगाई जाती थी। ठीक है, बहुत विद्वान थे जो घर बनवाने लगे थे। रसोई घर में वायु विजन की व्यवस्था विशेष ध्यान से करानी चाहिए। रसोई घर का धुआं व गंध बाहर निकल जाए, इसके लिए एक प्रकार से वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए एक प्रकार से दूसरा वाला पंखा आता है जो एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, वो लगवाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पानी का प्रभाव, वाटर सप्लाई। देखिए, एक आदर्श मकान में पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। पानी मनुष्य की अनिवार्यता है। पीने, भोजन पकाने, साफ सफाई और अन्य कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। पानी के प्रबंधन के लिए कुआं, ट्यूबवेल या नल लगाया जाना चाहिए। नल की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जाती है, जिसमें पाइपों से होकर के पानी घरों में आता है। मकानों में पानी की टंकी का निर्माण कर लिया जाना चाहिए ताकि पानी एकत्र कर पूरे घर में हम 24 घंटे तक पानी का वितरण करते रहें। इस तरीके से कई व्यवस्था कर सकते हैं। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त हम एक आदर्श मकान में कई सारी विशेषताएं और देखते हैं। एक आदर्श मकान की सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन से लिख दीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए, मकान परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। सबसे पहली बात, परिवार की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करता हो। मकान में लोचमयता होनी चाहिए ताकि जो है समय समय पर जिस कमरे का उपयोग के लिए बनाया गया हो उसे तो पूरा करता हो और आवश्यकता पड़ने पर अन्य उपयोगों में भी उस कमरे को लाया जा सके। ठीक है, जैसे भोजन कक्ष को पढ़ने के कमरे के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, तो इस तरीके से ऐसा बनवाए ताकि एक प्रकार से एक कमरा कई सारे एक प्रकार से उद्देश्यों को पूरा करता हो। ठीक है, तीसरी बात है, मकान में पर्याप्त एकांतता होनी चाहिए। चौथी बात है, मकान में प्रत्येक भाग का अधिकतम उपयोग हो सके, ऐसा मकान हो। इसके अलावा मकान में संग्रह के लिए पर्याप्त व्यवस्था ताकि कोई भी सामान वगैरह आप अच्छे तरीके से रख पाए। क्लियर? चलिए, एक बात और ध्यान रखें, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कोर्स वगैरह में ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इससे पहले वाले वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम में करके आपके भेज दीजिएगा और अपना सेमेस्टर का नाम। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई बेटा। कितने रुपए फीस रखी गई है? 100 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है,
आप 100 रुपए फीस जमा कर देंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा जिससे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप पढ़ करके अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे परीक्षा के अंतिम दिनों में। और ये केवल एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, आपका सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 100 रुपए में आपके लिए कितनी व्यवस्था, सभी जो है माइनर मेजर को करिकुलर सभी की तैयारी हो जाएगी। परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए अलग और एमसी मतलब कि आपका लिखित वालों के लिए लिखित, दोनों टाइप का आपको मिल जाएगा। जैसे भी आपकी परीक्षा होगी किसी विश्वविद्यालय से है, विश्वविद्यालय के नाम शुरू में मैं बता चुका हूं, तो कोई भी विश्वविद्यालय हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आते हैं सभी के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मान लेते हैं कि आप 4th सेमेस्टर में हैं तो 4th सेमेस्टर का आपके लिए 4th सेमेस्टर की व्यवस्था तो है ही, चल ही रहा है कोर्स वगैरह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अग्रणी हम 5th सेमेस्टर में जुड़ जाए तो ग्रुप बन चुका 5th सेमेस्टर का, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और अपना सेमेस्टर के हम 5th सेमेस्टर में गुरुजी हमको 5th सेमेस्टर का जुड़ना है, तो 5th सेमेस्टर के लिए भी कोर्स बन चुका है। 100 रुपए में एक प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए में आपकी तैयारी होती रहेगी, क्लास वगैरह वाले ग्रुप में आपको जोड़ जाएगा और बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से आप जुड़ जाए 5th सेमेस्टर वाले ग्रुप में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं। वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, केवल 100 रुपए फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको 4th सेमेस्टर का गुरुजी मिल जाए और हमको जो है 5th सेमेस्टर का मिल जाए तो क्या हमको 200 रुपए देने पड़ेंगे दोनों सेमेस्टर का अगर एक साथ लेंगे तो? नहीं बेटा, 200 रुपए आपके लिए नहीं लगेंगे। अगर आप दोनों का 4th का और 5th का एक साथ लेंगे तो आपके लिए केवल 150 रुपए हैं। इसमें आपकी 4th की तैयारी करवा दी जाएगी जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट की, और साथ ही साथ में 5th सेमेस्टर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5th सेमेस्टर में आपकी क्लास भी चलेगी और जब तक 5th सेमेस्टर की कोई पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट से एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, ठीक है। चले, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, एकांतता। एकांतता से क्या अभिप्राय है या कितने प्रकार की होती है? एकांतता को मिलते हैं प्राइवेसी। आज की दौड़ भाग दुनिया में दिनचर्या में मकान में एकांतता का होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि दिन भर मनुष्य काम करता है और जो है सबके बीच में रहता है, तो उसको कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है, एकांतता चाहिए होती है। मकान की एकांतता और गोपनीयता जहां दिन भर के थके व्यक्ति को शांति प्रदान करती है तथा शारीरिक थकावट दूर करने में सहायता करती है, वही उसे मानसिक आराम भी देती है। एकांतता जो होती है दो प्रकार की होती है, पहली होती है बाह्य एकांतता और दूसरी होती जो है आंतरिक एकांतता। बाह्य एकांतता क्या है? मकान के बाह्य चारों ओर के कोलाहल से मकान के शांत वातावरण को पृथक करना मकान की एकांतता बनाए रखना है। मकान की बाह्य एकांतता मकान के आसपास के मकानों के शोर और सड़कों की कोलाहल से टूटती है। इस बाह्य एकांतता को प्राप्त करने के लिए हमको आवश्यक है किन चीजों पर फोकस करें। सबसे पहली बात है, जब भी हमको जैसे मकान आप बनवाएं तो एकदम से हाईवे किनारे बनवा लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन के किनारे बनवाएंगे परेशान हो, बस अड्डे के किनारे बनवाएंगे परेशान हो जाएंगे, दूर ही रहे सबसे तो ज्यादा बेटर है। देखिए बाहरी, सबसे पहली बात क्या है इसमें, बाहरी खिड़की पर मोटे कपड़े के पर्दों का उपयोग करें। दूसरी बात है मकान के चारों ओर ऊंची दीवार या जो है हेडगिरी का प्रयोग करें ताकि मकान में अनाकृत प्रवेश ना हो सके, अनाधिकृत प्रवेश ना हो सके। इसके अलावा दूसरा होता है मकान की आंतरिक सुरक्षा या एकांतता। देखिए मकान के भीतर एकांतता प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि मकान के अंदर उचित संवहन व्यवस्था हो, कमरों में आने जाने के लिए गैलरी तथा लॉबी का प्रयोग हो, अलग अलग रास्तों द्वारा जो है अलग अलग कमरों में प्रवेश किया जा सकता हो, जिससे दूसरे कमरों को अगर कोई सो रहा है तो उसको परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से अन्य लोगों की एकांतता नष्ट ना हो, इसके लिए ऐसी व्यवस्था हो कमरे में जाने के लिए ताकि हर कमरा के लिए एक प्रकार से दूसरे कमरे में होकर के ना जाना पड़े, अलग से जाना पड़े, ठीक है। दूसरी बात है भीतर की ओर खुलने वाले एक पल्ले के दरवाजे का प्रयोग एकांत बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा लंबी दीवार में दरवाजा दीवार के मध्य में ना करके दीवार के कोने में रखना चाहिए। एकांतता दोनों एक प्रकार से दोनों अधिक मिलती है उससे, कहीं ना कहीं पे इससे क्या होता है गोपनीयता और एकांतता, प्राइवेसी और गोपनीयता दोनों आपको मिल जाते हैं जब आपका दरवाजा जो होता है किनारे की तरफ होता है। दरवाजा मारते खुला तो आप इधर साइड में लेटे तब भी आप आराम से लेटे रहेंगे, ठीक है। अगर बीच में दरवाजा तो आपका ना इधर के ना घर के ना घाट के किसी तरीके से नहीं होंगे। दीवार के बीच में खिड़कियां ना रखें एकांतता के लिए। शौचालय तथा स्नानगृह की खिड़कियां और रोशनदान समान ऊंचाई से अधिक हो ताकि एक प्रकार से आप शौचालय कर रहे हैं या नहा रहे हैं तो कोई आपको झांके ना, कोई देख ना पाए, ठीक है, ये भी प्राइवेसी होती है। इसके अलावा कमरों का उचित समूहीकरण भी मकान को एकांतता प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों की आवश्यकताएं क्रियाओं के आधार पर कमरों का विभाजन भी एकांतता प्रदान करने में सहायक होता है। इस तरीके से कई प्रकार के मुद्दों के द्वारा हम अपने एकांतता यानी प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं घर में। अगला क्वेश्चन सातवां, समूहीकरण क्या होता है? समझे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। समूहीकरण से आप क्या समझते हैं? फिर भी आएंगे ग्रुपिंग, समूहीकरण। देखिए देश पांडे कहते हैं कि समूहीकरण का अर्थ होता है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना। यह व्यवस्था कमरों के कार्यों के सह संबंध के अनुसार होती है, यानी कि एक कमरे की
दूसरे कमरे में एक प्रकार से किस तरीके, एक कमरे का दूसरे कमरे से क्या संबंध होगा, किस तरीके से एक कमरा से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है, उसी को समूहीकरण कहा जाता है। यदि नक्शे में समूहीकरण पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है तो आवास असुविधा हो सकती है। परिवार के सदस्यों का लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता रहता है, अतः उसमें सह संबंध आवश्यक होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आवास में मुख्यतः 3 समूह होते हैं और इनको एक दूसरे से संबंधित करना बहुत आवश्यक होता है आवास में, ठीक है। आवासीय योजना का अंग है, जैसे कि बरामदा बैठक का समूह, बैठक और बरामदा दोनों का, चूंकि मतलब बरामदे से आप बैठक वाले कमरे में जो है गेस्ट रूम में जा आ सके, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। यदि बरामदा बैठक की अपेक्षा किसी शयन कक्ष में खुलता है तो वह असुविधाजनक होगा, इसलिए बरामदा आपका बैठक रूम में खुले, अतः बरामदा बैठक और बैठक को समूहीकृत करना होगा, इस वजह से एक प्रकार से जरूरी है। ऐसे दूसरी बात है शयन कक्ष समूह। देखिए छोटे मकानों में एक ही शयन कक्ष होता है, किंतु बड़े मकानों में एक से अधिक शयन कक्ष होता है, सोने का कमरा। सामान्यतः शयन कक्ष से दूर कुछ फासले तथा आवास के एक अलग खंड में रखे जाते हैं ताकि एकांतता बनी रहे। और शयन कक्ष के साथ साथ आजकल स्नान गृह और शौचालय भी जोड़ दिए जा रहे हैं, यानी कि उसी में एक कमरे में आप जहां पर सो रहे हैं वहीं पर बगल में टॉयलेट है, बाथरूम, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था, ताकि आप नहा खा ले, सब कुछ उसी में कर ले, ठीक है। यदि ये शयन कक्ष से दूर है तो असुविधा होती है। साथ ही साथ कम से कम एक बाथरूम ऐसा हो जिस तक स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी कमरे में जाया पहुंचा जा सके, तो ऐसे में एक प्रकार से ये प्राइवेसी भी रहती है और समूहीकरण रहता है ये, ठीक है। तीसरी बात है रसोई गृह में जो है आपका क्या होता है, समूहीकरण। देखिए रसोई, भंडार गृह और भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम जो होता है, इनका समूह होता है अपना, जहां से हमारी रसोई में यहाँ खाना बनता है, भंडार गृह जहाँ पर खाने से संबंधित सामान रखा जाता है, भोजन कक्ष जहां पर लोग बैठ करके भोजन करते हैं। इन तीनों का तालमेल होना चाहिए ताकि एक कमरे से दूसरे कमरे, भंडार गृह से रसोई में पहुंच सके, रसोई से जो है आप जो है भोजन कक्ष में जा सके। ये भी एक दूसरे के निकट होने चाहिए। यदि भोजन कक्ष रसोई से दूर है तो गृहिणी को असुविधा होगी भोजन परोसने में, किंतु रसोई घर बैठक के बहुत निकट ना हो, अन्यथा मसालों आदि की गंध बैठक तक पहुंचेगी। इस वजह से बैठक गृह दूर होना चाहिए, रसोई से, बाथरूम से दूर होनी चाहिए, ठीक है। रसोई मुख्य प्रवेश द्वार से बहुत दूर ना हो, क्योंकि अधिकांश समय गृहिणी रसोई घर में रहती है और उसे बार बार आगंतुकों के लिए द्वार खोलने जाना पड़ता है। इस वजह से एक प्रकार से उसको थोड़ा सा तालमेल बैठा करके रहना चाहिए। जहां यह तीनों समूह एक दूसरे से संबंधित है, वहीं अलग भी है। आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें रसोई घर, बैठक और शयन कक्ष तथा बाथरूम तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र मार्ग हो तथा किसी दूसरे कमरे से होकर के ना जाना पड़े। साथ ही ये दूसरे के निकट भी हो ताकि आना जाना सुगम हो सके। दोनों दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं, फिर भी एक प्रकार से दोनों स्थितियों में चलती रहती है बातें। आगे देखते ये होता है समूहीकरण, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसी को समूहीकरण कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए किस मुद्दे पर बेटा। बृहदता। बृहदता क्या होती है? देखिए बृहदता को बोलते हैं एक प्रकार से रूमिनेस। रूमिनेस क्या होता है बेटा, समझिए। बृहदता से आशय है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और अनुपात में रखना, लंबाई चौड़ाई को इस अनुपात में रखना कि अतिरिक्त स्थान या कमरे के बड़े होने का आभास पैदा हो, यानी कमरा छोटा हो, कम स्थान में भी ज्यादा आपको कमरा बहुत बड़ा है, ऐसा आभास करवाना ही बृहदता होता है। कमरे में अधिक स्थान का अभ्यास करवाना ही बृहदता कहलाती है। यह बड़ेपन का आभास कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है बढ़ाए बिना प्राप्त करनी होती है। कमरे में उपलब्ध स्थान का अधिक से अधिक प्रयोग कर कमरे का व्यवस्थापन इस प्रकार करना चाहिए कि यह अनुभव हो सके कमरे में काफी स्थान है, काफी स्थान खाली है। इस बृहदता को प्राप्त करने में कमरे की बनावट, आकार और कमरे की व्यवस्था काफी सहायक होती है। कमरे की रंग योजना भी उसमें बृहदता उत्पन्न कर सकती है। आप देखते हैं कमरा जब तक फर्श टाइल पर रस्ता नहीं होता तब तक कमरा छोटा लगता है, फर्श वगैरह करवा दो कमरा थोड़ा बड़ा होने लगता है। आप देखिए वर्गाकार कमरा छोटा लगता है, लेकिन अगर वही कमरा जो है आयताकार बना हुआ है, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम है, तो कमरा बड़ा लगने लगता है। ये सब चीजें एक प्रकार से दिखानी पड़ती है, क्योंकि बृहदता जो है अनुभव करने का गुण होता है, यह एक आभास होता है। कमरे की बृहदता का आभास लाने के लिए कई सारी बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, बृहदता लाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? कमरे में दीवार, अलमारियों यानी वॉल जो है कपबोर्ड का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, कमरा जो होता है वो एक प्रकार से थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कमरे में दीवार, अलमारियों का एक प्रकार से प्रयोग करें। दीवार अलमारी मतलब क्या होता है, दीवार में ही अलमारी सेट कर दे। इससे क्या होगा कि कमरा अलग से अलमारी रखेंगे तो थोड़ा भर जाएगा, इसलिए दीवार में अलमारी बना देंगे तो कमरा एक प्रकार से क्या होगा, अलमारी का भी काम हो गया और आपका कमरा बड़ा भी दिख रहा है, जगह भी बच गई। दूसरी बात, कमरे की छत की ऊंचाई कमरे की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण जैसे कमरा का लंबाई चौड़ाई में अधिक है, ठीक है, परंतु छत नीचे है तो पर कमरा छोटा का आभास होगा। यानी कि अगर छत नीचे है
और लंबाई चौड़ाई उसकी ठीक ठाक है तो कमरा छोटा लगेगा, लेकिन ऊंचाई भी ठीक ठाक है उसकी और लंबाई चौड़ाई भी ठीक ठाक है तो कमरा बड़ा लगेगा। ठीक है। तीसरी बात है कमरे का आकार चौकोर नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्गाकार ना बनाए। जैसे कमरा कभी ऐसे नहीं बनाना चाहिए इकट्ठा ऐसे करके, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब समान हो। ठीक है, आप कमरा ऐसे बनाएं, ठीक है, इस तरीके से। ये कमरा आपका बड़ा दिखेगा, जमीन उतने लगेगी लेकिन कमरा ये बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कमरे का आकार चौकोर नहीं होना चाहिए। चौकोर कमरों में लंबाई चौड़ाई बराबर हो, उसी को चौकोर कहते हैं। समान रखने पर जो है मतलब कि पश्चात बची जगह का उचित प्रयोग नहीं हो पाता है तथा वह स्थान बेकार चला जाता है। कमरा आयताकार हो, लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर जो है चौड़ाई 3 हो तो लंबाई 5 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या हो, 3:5 का हो। समान रखने के बाद में बची जगह का उचित प्रयोग हो जाता है, आने जाने का मार्ग भी एक प्रकार से नहीं रुकता और सही तरीके से आप आ जा सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई इसकी प्रकार से अलग अलग होनी चाहिए, चाहे लंबाई बढ़ा दो चाहे चौड़ाई बढ़ा दो। कमरे में सामान सीमित ही रखना चाहिए। इस प्रकार रखेंगे ताकि आने जाने के मार्ग में रुकावट ना आए, क्योंकि यदि आने जाने का मार्ग नहीं बचता है तो उसमें रुकावट आती है तो भी कमरा छोटा लगने लगता है। इस वजह से कमरे में अगर आने जाने की सुविधा ठीक ठाक हो तो कमरा आपको बड़ा प्रतीत होता है। तो यही होता है बृहदता बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार शिक्षण में समाचार पत्र की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। प्रसार शिक्षण में फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार शिक्षा में समाचार पत्र की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। देखिए, प्रसार कार्य में दैनिक समाचार पत्र नहीं होता बल्कि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक समाचार पत्र होते हैं, जिसमें कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, परिवार कल्याण, जन स्वास्थ्य, पशुपालन, मातृ और शिशु कल्याण, टीकाकरण, पेयजल शुद्धि, पर्यावरण चेतना आदि सभी के बारे में जानकारी हमको मिलती रहती है। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता में जो एक प्रकार से पत्र होता है, ठीक है, तो उसमें तमाम चीजें मिलती रहती है। यह समाचार पत्र जो है प्रसार मंत्रालय, जनसंपर्क विभाग, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन सभी विभागों के द्वारा छपवाए जाते हैं और निःशुल्क संबंधित घरों में बांटे जाते हैं। इससे मतलब इसके माध्यम से न केवल वर्तमान घटनाओं और उपलब्धियों की जानकारी हमको मिलती है, बल्कि किसी विभाग विशेष की उपलब्धियों के बारे में हमको समाचार पत्रों में जानकारी दी जाती है। इससे लोगों में मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है और विश्वसनीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, समाचार पत्रों का एक बड़ा योगदान होता है भैया प्रसार शिक्षण में। जैसे कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उससे अगर समाचार पत्र में चीजें छपी हैं तो विश्वसनीय हो जाता है कि भाई हाँ और लोग इसको कर रहे हैं और लोग भी जान रहे हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या होती है, जैसे कि जो शिक्षा व्यक्ति आप पढ़े लिखे नहीं हो तो प्रसार शिक्षा के द्वारा, एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा आपको आपके गतिविधियों से, आपके जीवन में जो तमाम प्रकार की चीजें आ रही, समस्याएं आ रही, उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको तैयार किया जाता है प्रसार शिक्षा के माध्यम से। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो कि जीवन प्रति में चलती रहती है। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उनको भी एक प्रकार से उनके जीवन में तमाम कठिनाइयां जो आती, चाहे कृषक लोग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति लोग हो, किसी भी संस्था के लोग हो, तो उनको मानते वो नहीं जानते पढ़ना लिखना, तो उनको उनसे अवगत करवाता ताकि उनके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से खुद लड़ सके। इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता उनको तैयार करता है। ठीक है, चले, पहली बात है किसी विषय की अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है समाचार पत्रों के माध्यम से। दूसरी बात है सचित्र विवरण होने से उत्सुकता बढ़ जाती, नहीं उसमें चित्र के साथ साथ समाचार पत्र में लिखा होता है सब कुछ, तो इससे पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है और लोगों को जानकारी भी अच्छी हो जाती है। तीसरी बात, अन्य लोगों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ने से कार्य करने की मोटिवेशन मिलती है। जैसे हमने देखा वे फलाने व्यक्ति जो है टॉपर बन गए, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो हमारे मन में भी जागृत होगी इच्छा कि हम भी ये कर ले। ठीक है, समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को सावधान भी किया जाता है, जैसे कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए क्या करना है, खाद्य संरक्षण के लिए क्या करना है, ऐसे तमाम प्रकार के जो है खतरे के लिए क्या करना होता है। जैसे कि अभी युद्ध होने वाला था भारत पाकिस्तान के बीच में, तमाम माहौल एकदम से गर्मा गया था, तो उस स्थिति में तमाम चीजें बताई गई कि भाई आपको ये करना है, ये करना, तो प्रसार शिक्षा ये सब भी होती है। ठीक है, जागरूक करना, तो इससे लाभ होता है प्रसार शिक्षा से। प्रसार शिक्षा से हानि ये होती है कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं है उनके लिए अनुपयोगी है। ठीक है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए समाचार पत्र जो है उपयोगी नहीं है। दूसरी बात है समाचार पत्रों को छापना, खरीदना दोनों महंगा होता है, इस वजह से ये भी एक प्रकार से आजकल बड़ा कठिन काम हो गया। आजकल तो समाचार पत्र नहीं बल्कि लोग घर में टेलीविजन खोल करके बढ़िया न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन न्यूज चैनल भी भरोसेमंद के अब नहीं रह गए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चार्ट किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। देखिए, चार्टों में विचारों की श्रृंखला होती है। किसी समस्या की प्रगति को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग चार्ट का किया जाता है। चार्ट कई प्रकार के होते हैं बेटा, चार्ट के कई प्रकार हैं, जैसे कि एक होता है फ्लिप चार्ट।
इसके माध्यम से आप किसी भी जानकारी को लिख करके समझाते हैं, बताते हैं जनता को भाई ये समस्या है, इसका निदान ये है, चार्ट के माध्यम से आपने लिख दिया। जैसे कोई धरना दे रहा होता है, धरना देने में तमाम जो है कोटेशन लिखी रहती है, तमाम जानकारी लिखी रहती है, तो वो सब चीजें जो है इसमें जानकारी मिलती रहती है। फ्लिप चार्ट क्या है? यह चित्रों, ड्राइंग और चार्टों के एक एल्बम के रूप में रहता है। इसके माध्यम से कार्यक्रम कोई होता है तो कार्यकर्ता अपनी कहानी को चित्रमय रूप से प्रस्तुत कर सकता है फ्लिपकार्ट के माध्यम से, एल्बम के रूप में, फ्लिप चार्ट के माध्यम से, फ्लिपकार्ट बोल रहा हूं। तो ये एल्बम के रूप में बना करके इसे कैलेंडर के समान ही बनाया जाता है, एक पन्ना दूसरा पन्ना खोल करके उसको बताया जाता है। संपूर्ण विषय सामग्री एक चार्ट में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए कई पन्ने इसमें जोड़ देते हैं। अतः चार्टों को एक लकड़ी या लोहे की पट्टी में कैलेंडर के समान लगा दिया जाता है और प्रतिदर्श मतलब प्रदर्शित करते समय एक एक के बाद दूसरा पलटते जाते हैं और लोग उसको देखते जाते हैं। इसके अतिरिक्त चार्ट कई प्रकार के होते हैं। चार्ट के द्वारा शिक्षण कार्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक चार्ट बना करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि एक ही पेज में अगर मैं पढ़ाता है सारे क्वेश्चन तो आपको शायद ना एक पेज में कितने क्वेश्चन ला सकता था, इसलिए कई चार्ट या कई पेपर जो है या कई पन्ने एक प्रकार से आपके समक्ष या कई पेज कई स्लाइड जिसको कहते हैं उसको लाना पड़ता है। तो यही होता है आपका फ्लिप चार्ट। ठीक है, दूसरा होता है आपका शिक्षण चार्ट। ये क्या होता है बेटा? ये सब प्रसार कार्यकर्ता को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। इससे क्या होता है, जब चित्र दिखेगा लोगों को या फिर ये चीजें तो लोग उसको अट्रैक्टिव होंगे, लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षण चार्ट क्या है? शिक्षण चार्ट देखिए सामान्य चार्टों की अपेक्षा यह अधिक बड़ा होता है। ठीक है, इसमें विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी लिखी होती है और अस्थायी होता है। ये ऐसे जो है बड़ा करके पोस्टर या बोर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, वो होता है आपका शिक्षण चार्ट, जिसमें आपको तमाम जानकारी लिखी हुई रहती है। जैसे जैसे आप देखते हैं ये चार्ट होता है, थाना में आप जाके थाना से रिलेटेड तमाम गाइडलाइन उसमें लिखी रहती है, ऐसे तमाम जानकारी आपको लिखी हुई मिलती है उसमें। ठीक है, ये सब जानकारियां जो मिलती हैं वो सारी जानकारी शिक्षण चार्ट में आपको दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अगला है भित्ति चार्ट। भित्ति चार्ट क्या होता है? ये दीवारों पर लगाए जाते हैं। इसमें अधिक चित्रों व लिखित सामग्री का इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है जिससे समझाने में सरलता हो रहती है। यही सब चीजें होती है। तो ये होता है आपका भित्ति चार्ट। ठीक है, ये दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं। दीवारों पर जैसे आप देखते प्रधानी वगैरह में तमाम चीजें चिपका दी जाती है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, तो ये सब आपका हो गया। ठीक है, कौन सा चार्ट? भित्ति चार्ट। अगला चार्ट आपका क्या है बेटा? अगला चार्ट है आपका चित्रमय चार्ट। ठीक है, चित्रमय चार्ट क्या होता है? चित्रमय चार्ट, इसमें उपयुक्त रंग युक्त चित्र अथवा लिखित शब्द भी हो सकते हैं, इसमें ग्राफ भी हो सकते हैं अथवा ग्राफ तथा चित्रों का सम्मिश्रण भी इसमें हो सकता है। चौथा होता है आपका संगठनात्मक चार्ट। ये क्या होता है? इस चार्ट के द्वारा किसी संगठन का ढांचा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे किसी महाविद्यालय का संगठन अगर है तो आपको बताना है कि किस तरीके से महाविद्यालय में कौन कौन काम कर रहा है, तो चार्ट में क्या देंगे? प्रचार का नाम लिख देंगे, फिर उसके अंदर प्रचार के बाद में क्या होगा? वो शिक्षा देगा। ठीक है, किसकी शिक्षा? ठीक है, प्रचार शिक्षक का काम करता है, कार्यालय भी देखता है। कार्यालय क्या होता है? कार्यालय के दो प्रकार, आपका कार्यालय में कौन कौन होता है? एक उच्च श्रेणी का लिपिक होता है, यानी कि बाबू होता है, बड़े बाबू। एक प्रमुख लेखपाल होता है जो कि हर काम को करता है। शिक्षा में क्या होता है? एक प्राध्यापक होता है, यानी कि एक अध्यापक होता है वो पढ़ाता है, और एक उसके सह अध्यापक होता है, व्याख्याता, जो कि प्रकार से चीजों को बताता है। इस तरीके से दो दो अध्यापक, तीन तीन अध्यापक ये सब होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा देते हैं जो काम, कार्यालय काम ये लोग देखते हैं, शिक्षा का काम ये लोग देखते हैं, प्रचार इन सभी को निर्देश देता है। ये सब चीजें एक प्रकार से होती हैं। ये होता है आपका संगठनात्मक चार्ट जो कि एक संगठन में काम करता है। अगला होता है फ्लो चार्ट, जो सब प्रसार शिक्षा के लिए जरूरी है। फ्लो चार्ट क्या होता है? जब किसी वस्तु के निर्माण की कहानी बताई जाती है या बताना चाहते हैं तो उसी को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। कोई चीज कैसे बना है उसके बारे में बताने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। समय चार्ट, अगला क्या होता है बेटा? समय चार्ट। समय चार्ट क्या होता है? जब कोई विषय सामग्री समय के साथ उल्लिखित की जाती है तो उसको हम समय चार्ट कहलाते हैं। जैसे कि किसी महान व्यक्ति का जीवन विस्तार आपको बताना है, एक टाइम, फिर दो टाइम, फिर तीन टाइम, इस तरीके से उसमें बताते रहते हैं और चलते रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहेंगे। तो क्या होता है बेटा? ये होता है, अगला आपका होता है प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट आपके समझ में आ गया क्या होता है? ये आपका क्या होता है? प्रवाह चार्ट। ठीक है, प्रवाह चार्ट, फ्लो चार्ट। इसे ज्यामितीय आकारों की सहायता से जो है किसी भी प्रक्रिया के प्रवाह को दिखाया जाता है कि किस तरीके से, जैसे ज्यामितीय प्रवाह मतलब कि जैसे मान लो प्रवाह किसी का बढ़ रहा है तो ठीक है, इस तरीके से हमने बता दिया कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया ना ऐसे ऐसे करके, ये बढ़ रहा है। ठीक है, घट रहा है तो हमने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया कि ये घट रहा है। ठीक है, चीजों को तो इस तरीके से ये चीजें आप ज्यामितीय फिर जो है तमाम आकार से आप समझा सकते हैं, एक वक्र बना करके या फिर किसी चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका सारणी चार्ट। ये क्या होता है बेटा?
टेबल चार्ट इसको कहते हैं। इसमें कई सूचनाओं को सारणी के रूप में दर्शाते हैं। अधिकांशतः तुलना दर्शाने के लिए, किसी दो व्यक्तियों की तुलना या किसी का संबंध दर्शाने के लिए इन चार्टों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक लड़का जो है, लड़का और लड़की के नंबर कैसे आए, उनका तुलना करनी, तो लड़का का इधर बना देंगे, लड़की का इधर बना देंगे, ठीक है। लड़की इधर हो गई, लड़का इधर हो गया, और दोनों की तुलना कर दी। तो इस तरीके से पूरा ऐसे चार्ट बना करके हम समझा दें कि भाई गणित में लड़कों के इतने नंबर है, इनके इतने नंबर, तो इस तरह के चार्ट बना करके हम समझा सकते हैं। तो उसी को सारणी चार्ट कहते हैं। अगला आपका होता है बेटा, अगला आपका क्या होता है, अगला है वृक्ष अथवा स्टोम चार्ट, ठीक है। क्या होता है, वृक्ष अथवा स्टोम चार्ट होता है अगला। ये बात आप ध्यान, क्या होता है वृक्ष अथवा स्टोम चार्ट होता है, यदि हम किसी वस्तु, प्रक्रिया अथवा संगठन के विभाग अथवा उपविभागों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो एक वृक्ष के तने तथा शाखा उपशाखाओं अथवा एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों के चित्रों को दिखाने के लिए हमको एक प्रकार से वृक्ष अथवा स्टोम चार्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगला होता है सस्पेंस अथवा स्टिपी, मतलब कि स्टिपीज चार्ट। इसमें संपूर्ण कहानी चित्रों अथवा शब्दों के माध्यम से चार्ट में लिख करके उसे कागज की पट्टी से ढक करके दिया जाता है। जैसे जैसे हम चर्चा करते जाते हैं, उसको हटाते जाते हैं और संबंधित लिखे भागों को कागज की पट्टियों से निकाल करके खोलते जाते हैं, और उसको एक प्रकार, एक बताया फिर उसका दूसरा बताया, तीसरा, इस तरीके से दिखाते जाते हैं, उधर हम बताते जाते हैं, ठीक है। यह पट्टियां टेप में ऐसे चिपकी रहती हैं कि इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से इस चार्ट का प्रयोग करके हम पूरी कहानी जो है बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, प्रसार कार्यकर्ता का क्या अर्थ होता है, बताएं। प्रश्न है प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ बताइए। देखिए, प्रसार कार्य से जुड़े सभी लोगों को प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। जो प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं उनको प्रसार कार्यकर्ता कहा जाता है। जो लोग ग्रामीण जीवन से जुड़ करके विकास कार्य करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं, लोगों के आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, उनके रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाते गांव के लोगों के, उनमें सहयोग करते हैं, उनके खेतों, उनके घर और कार्यस्थल पर जाकर के उनको नई नई तकनीकों के बारे में नई नई जानकारी देते हैं, ठीक है। उनसे तमाम जानकारी से अवगत करवाते हैं, उनको उनका उपयोग करना उनको सिखाते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, जैसे पहले लोग खेत जोते थे तो बैल का प्रयोग करके जोते थे, आज ट्रैक्टर का बताना, ट्रैक्टर का उपयोग करके गेहूं काटना, हाथों से काटते थे, मशीन आप काट रही है, तो उन सभी का प्रयोग करना उनको बताते हैं। वे सभी प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं जो ऐसा करते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता हो गई ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मारथंडम प्रयास क्या है। देखिए, ट्रावनकोर में यह संस्था 1921 में ईसाई मिशन के अंतर्गत काम कर रही है। इसका संचालन अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम स्वयं अपनी मदद पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य है कि शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का विकास हो, हर व्यक्ति के शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का विकास हो। इसमें लोगों में अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता तथा उनके पुनरुत्थान को महत्व दिया गया, ताकि लोग, व्यक्ति संकट काल की स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उससे उबर सके या उससे आगे न निकल सके, अपनी समस्या से खुद लड़ सके, उसके लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए ये एक प्रकार से मारथंडम प्रयास काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न है फिरका विकास योजना, ये क्या है। देखिए, 1946 के अंत में मद्रास में ग्राम स्वराज स्थापना के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। फिरका विकास योजना 1946 में मद्रास में, ठीक है, ग्राम स्वराज स्थापना के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास किया जाए। किसका, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास किया जाए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिरका विकास योजना तो यही है बेटा, ठीक है। एक तो नंबर अगर किसी के दो, तो बच्चे यहाँ पे मैं नंबर जो लिख देता हूं, फोन या फोन कोचे रही है, मतलब बेमतलब का फोन बेल देंगे। बोलता हूं कि जो है व्हाट्सएप पे एसएमएस करना है, व्हाट्सएप पे एसएमएस करना है, व्हाट्सएप पे रखा है, इसी पे कम से कम 200 फोन आ चुका है जब से मैं क्लास दे रहा हूं। या तो इसको पटक दे फूट जाए या फिर कुछ हो जाए, ठीक है। इसीलिए बंद कर देता हूं उसको, ताकि जो है इस पे पैसा नहीं डलवाता हूं इस फोन पे, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। खाली होगा मैं खुद ही देख लूंगा। परीक्षा से एक दिन पहले तो पढ़ने आओगे, सबसे बड़ी बात यही है। इस पे गुस्सा लगती है मुझे। परीक्षा से एक दिन पहले क्या पढ़ लोगे, उस दिन कोचे रहोगे, गुरुजी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, गुरुजी मर जाए क्या करें गुरुजी। एक दिन पहले आते हो यार। उससे पहले कितने क्लास में ले चुका हूं, वो सब क्लासेस पता नहीं क्या हो जाती हैं। उससे पहले पता नहीं कहां रहते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं, और एक दिन पहले आएंगे, लीजेंड आर वाचिंग आफ्टर फला 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 लिख करके चले जाएंगे। एक दिन पहले कौन सी पढ़ाई होती है यार। अभी मैं वीडियो नहीं ला पाऊं, किसी तरीके से फंस जाऊं कहीं पर, तो क्या होगा आपका। ये तो नहीं सोचते, तो पहले से थोड़ा सा एक आध दो वीडियो जो पहले वाली डाले रखे उसको तो देखते रहो। 2024 वाली, 2025 वाली तो देखे रहो, मॉडल पेपर पड़ा रहता है। जरूरी कि एक दिन पहले वाली क्लास देखना है आपको।
मेरे घर पे खुद फंक्शन, आज मंगलवार है, आज मेरे घर पे जो है भंडारा है, सुंदरकांड भी है, सब कुछ चल रहा है। मैंने किस तरीके से क्लास मैं कब ले रहा हूं, किस तरीके से वीडियो बना रहा हूं, भगवान ही जान रहा कि मेरी स्थिति से पूछो कि मैं क्या किस तरीके से मेहनत कर रहा हूं। खैर छोड़ो, उसी में फोन एक बार जब बता दिया हूं व्हाट्सएप पे एसएमएस करो, व्हाट्सएप पे नहीं, फोन ही करना है, गुरु जी से डायरेक्ट बात करनी। हम बात कर लेंगे, फोन से भी बात कर लेंगे, रात में हम जब फ्री रहते हैं, मान लेते हैं हम जब क्लास ना ले लो तो फोन करोगे तो उठा लेंगे, लेकिन फोन का क्या जरूरत है, व्हाट्सएप पे एसएमएस करो, हम देख लेंगे ना टाइम मिलेगा तो। चले, अब ये मत कहते ना गुरु जी उसके लिए आदमी रख लो फोन के लिए, ठीक है, मत बोलना मुझसे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, फिर का विकास योजना का, ताकि ग्रामीण लोगों का विकास हो सके, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास हो सके, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में अवेयरनेस फैला सके, जागरूकता फैला सके, स्वच्छता, आर्थिक प्रगति और उनमें आत्मविश्वास पैदा करके स्वावलंबी बना सके, ताकि वो खुद अपना काम कर सके। ठीक है, यह 34 फिरकों में आरंभ की गई थी, इसीलिए इसको फिरका विकास योजना कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। देखिए, यह कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, महात्मा गांधी की जयंती पर, मतलब जन्मदिन पर 1952 को। ठीक है, इसका उद्देश्य था ग्रामीणों की भूख, अशिक्षा, बेकारी, बीमारी और गरीबी को दूर किया जाए, गांवों का संपूर्ण विकास किया जाए। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे बेटा जिनसे स्थानीय बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही साथ में लोगों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल भी निकल सके। ठीक है, समाधान हो सके। इसका उद्देश्य ग्रामीण और ग्रामीण समुदाय या गरीब समुदाय को आत्मनिर्भर बना, ताकि गरीब भी व्यक्ति कमा खा सके, खुद भी अपने आप में सेटल हो सके और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत सेवक समाज क्या है। ये सब प्रसार शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भारत सेवक समाज की स्थापना 1952 में हुई थी। वह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। यह लोगों के द्वारा दान की गई जमीन को आदर्श फार्म के रूप में निर्मित करता है। इसका अपना एक युवा संगठन है जो कुआं, तालाब, बांध, सिंचाई की नाली, सड़क, स्कूल, भवन और पंचायत घर, इन सभी का निर्माण काम करता है भारत सेवक समाज। ठीक है, आगे देखेंगे, व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है। व्यक्तिगत संपर्क, देखिए, जब प्रसार कार्यकर्ता अथवा कोई भी व्यक्ति प्रसार काम करने के लिए व्यक्ति से जाकर के मिलता है, पर्सनल जाकर के ट्रीटमेंट देता है, किसी भी व्यक्ति के से उसके घर, उसके खेत, उसके ऑफिस यानी कार्यस्थल पर जाकर के स्वयं मिलता है और उसको बताता है कि भाई आप ये करो, इसके लिए अच्छा होगा। व्यक्तिगत रूप से उसे टेलीफोन पर बातें करता है, पत्र लिख करके समझाता है, तो उसे हम व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। जैसे कि मान लेते सामूहिक संपर्क क्या हो गया, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये सामूहिक संपर्क है। अब इधर से जो फोन कर रहा था, अभी तमाम सारे बच्चे जो फोन आ रहे तमाम, एक दूसरा मतलब एक ही बच्चे ने 4-5 बार फोन किया, तब गुस्सा लगी थी मुझे। आप एक बार फोन करें, फोन नहीं उठ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति कहीं बिजी है, फोन कट कर रहा है, इसका मतलब कहीं पर कोई व्यक्ति बिजी है। तो ऐसे में आप दोबारा एक रणनीति जान लीजिएगा, कभी किसी के पास अगर आपने एक बार फोन किया नहीं उठ रहा, तो दोबारा आप एक बार और कर सकते हो, 2 बार, लेकिन दूसरी बार से तीसरी बार मत करना, नहीं तो आपकी रिस्पेक्ट जो होगी वहीं पर डाउन हो जाएगी, वहीं पर आपका वैल्यूएशन घट जाएगा। कितनी भी जरूरत हो, लेकिन 2 बार से अधिक फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बार में अगर फोन नहीं उठा तीसरी बार नहीं उठेगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ काम में फंसा होगा, अगर सो रहा है व्यक्ति तब 2-3-4 बार कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर दिन में फोन कर रहे हो, कोई व्यक्ति नहीं उठा रहा, हो सकता गाड़ी चला रहा हो सकता कहीं पर अभी तो फोन उठाने के चक्कर में आपका क्या हो, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो ऐसे में ध्यान रखना। ठीक है, तो कोचे ना रहो उसके फोन है फोन। ठीक है, तो अगर मैं आप फोन करो और आपको मैं व्यक्तिगत सलाह दूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, व्यक्तिगत सलाह दूं तो ये आपका हो जाएगा यही चीज, व्यक्तिगत संपर्क। लेकिन मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूं तो आपका ये क्या हो गया, सामूहिक संपर्क। ठीक है, तो यही चीज समझ लीजिए। तो व्यक्तिगत संपर्क उसी को कहते हैं जब व्यक्ति पर्सनल जाकर के उसके खेतों में उसको समझाता है, या फिर उसके घर पर, उसके कार्यस्थल पर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, संदेश क्या होता है। देखिए, संदेश संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व होता है। संचार क्या होता है, संचार जो होता है विचारों का विनिमय का एक माध्यम होता है। भाषा के द्वारा हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, उसी को कम्युनिकेशन, संचार कहते हैं। संचार के 3-4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि संचार में सबसे पहली बात है, एक तो जो संचार को बोलने वाला हो, इसको आप बोलते हैं कि भाई, जैसे मैं हूं संचार करने वाला, मैं संदेश को भेज रहा हूं, आप तक पहुंच रहा, आप प्राप्त करता हो, मैं भेजने वाला हूं, सेंडर मैं हूं, आप रिसीवर हो, यानी प्राप्त हो रहा आपको। ठीक है, बीच में कौन सा, किसके माध्यम से भेजेंगे, फोन के माध्यम से या फिर किसी भी चीज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो वो क्या हो गया, वो आपका माध्यम हो गया। ठीक है, चौथा क्या होता है, उसमें जो लिखा हुआ संदेश होता है, चौथा होता है, तो वही संदेश की बात यहाँ पर हो रही। और लास्ट में क्या होता है, जो प्राप्त करता है तो फीडबैक देता है, यानी कि वो आपका होता है प्रतिपुष्टि। इस तरह के संचार में सारी चीजें होती, फीडबैक वगैरह। संदेश, तो संचारक का जो बातें
संचारक जो बातें श्रोता को बताना चाहता है उसे संदेश के रूप में लिखता है। संदेश सूचनाओं का पैकेज होता है जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस तरह से श्रोता को बताता है कि वह उसे समझे और अपनाए। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि संदेश वह सूचना होती है जिसे संचारक श्रोताओं को इस प्रकार से बताता है कि इसे समझे, अपनाए और उस पर अमल करे। एक अच्छा संदेश वैध, प्रामाणिक, सुस्पष्ट और व्यापक और श्रोता के लिए उपयोगी होना चाहिए। सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग हो ताकि वो चीजें समझ पा सके, ठीक है, जिसके पास भेजा गया वो समझ सके। उसके सुयोग्य होनी चाहिए, बोधगम्यता उसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न, फीडबैक क्या है? अति लघु उत्तरी में सब क्वेश्चन आते हैं। फीडबैक, क्योंकि फीडबैक को हिंदी में प्रतिपुष्टि कहा जाते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये संदेश होगा। हमने क्या संदेश पढ़ा? होम साइंस से संदेश है। होम साइंस मैं जो है आपको मतलब संचारक हूं, मैं संचार देने वाला हूं। आप क्या हो? प्राप्त करता हूं। अब आप नीचे कमेंट करके लिख रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो ये प्रतिपुष्टि हो गई, ठीक है। कुछ लिख रहे हैं बहुत बेकार पढ़ा रहे हो, तो वो प्रतिपुष्टि हो गई, ठीक है, इस तरीके से। यह नवीन संदेशों, तथ्यों और विचारों के उपकरणों। तो प्रतिपुष्टि क्या होती है? हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रतिपुष्टि संचार के उस प्रवाह का प्रतीक है जो श्रोता के संचारक को प्राप्त होता है, श्रोता से संचारक को प्राप्त होता है, ठीक है। यह नवीन संदेशों, तथ्यों, विचारों और उपकरणों आदि की प्राप्तकर्ता श्रोता के द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्तकर्ता जो सुनता है, समझता है, अपनाता है, उसे ही संचारक तक पहुंचाता है, जिसे हम फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं। कि भाई जैसे बचपन में आपके दादा नानी कहानियां सुनाते रहोगे, दादा दादी ये सब, तो बताते हो कि भाई एक राजा था, तो आप बोलते थे हाँ, तो हाँ जो आप बोलते थे वही प्रतिपुष्टि होती थी, वही फीडबैक होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। दृश्य श्रव्य साधन क्या है? जैसे कि आप कोई चीज आपको बताने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो दृश्य साधन होता है उसमें आपको केवल दिखाई पड़ता है। जैसे कि जैसे किसी चार्ट के माध्यम से आपको कोई चीज बताया जाए, चार्ट के माध्यम से, ठीक है, तो आपको केवल उसमें क्या पड़ेगा? केवल दिखाई पड़ेगा चार्ट, ठीक है। अब आप जैसे सुनाई केवल दृश्य, तो दृश्य हो गया आपका चार्ट, ठीक है। श्रव्य आपका क्या होगा बेटा? जैसे रेडियो पर आप कोई न्यूज सुन रहे हैं तो वो आपका श्रव्य साधन होगा, यानी कि सुन सुन करके आप उसको जान रहे हैं, ठीक है। संचार किस माध्यम से? सुन करके हो रहा है। और एक तीसरा होता है दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें आपको सुनाई भी पड़ रहा है और देख भी पा रहे हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे चीजों को देख भी पा रहे हैं, हमारे वॉइस को आप सुन भी पा रहे हैं। ये क्या होगा? दृश्य श्रव्य साधन होगा पढ़ाने का या संचार का, ठीक है। तो यही होता है दृश्य श्रव्य साधन। डेंट महोदय कहते हैं कि जो सामग्री कक्षा में या किसी भी शिक्षण स्थिति में लिखित या भौतिक शब्दों को दृश्य बना करके समझाने में सहायक होती है उसे दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड या टीवी आप घर में देखते हैं तो न्यूज चैनल चल रहा हो तो वो दृश्य श्रव्य साधन है, टीवी, ठीक है आपका। अहलवालिया कहते हैं कि वे साधन जो विचारों को आंखों तथा कानों के द्वारा सीखने वाले के पास पहुंचने में सहायता करते हैं, दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है। पोस्टर को बस आप केवल देखते हैं तो ये दृश्य साधन है। पोस्टर, जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बना करके लिखाई कुछ कर दी जाती है बड़े बड़े अक्षरों पर, किसी समस्या को जनता तक बताना होता है, किसी समस्या का ध्यान जनता को आकर्षित करवाना होता है, तो ऐसे जो है पोस्टर लगवाए जाते हैं चौराहे पर, तमाम जगहों पर, तो उसे पोस्टर कहते हैं। पोस्टर को आकर्षक बनाना चाहिए, इसमें शब्दों का कम प्रयोग और चित्रों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास, बस अड्डे के पास या मार्केट के जो है चौक में, ऐसे जगहों पर लगाए जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हो, ठीक है। फ्लैश कार्ड क्या होता है? देखिए फ्लैश कार्ड, ओपी धामा के अनुसार यह कार्ड भी श्रृंखला, यह कार्ड की एक श्रृंखला होती है, कई कार्ड होती है, इसमें एक कहानी बयां की जाती है। जब इन्हें दर्शकों के सामने उपयुक्त क्रम से प्रस्तुत किया जाता है कार्ड को, तो संपूर्ण कहानी जो होती है इसी कार्ड के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। फ्लैश कार्ड, एक चित्र दिखा करके आपको कुछ बताया जाता है, फिर उसके आगे कहानी दूसरा कार्ड बताता है, तीसरा कार्ड अगला कहानी, ठीक है, इस तरीके से। एक विषय को प्रस्तुत करने के लिए 10 से 12 फ्लैश कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ये कार्ड्स कागज के हो सकते हैं, प्लाईवुड के हो सकते हैं, दफ्ती हो सकता है, टीना का हो सकता है, इन सभी चीजों से बनाया जा सकता है। इन कार्यों पर आकर्षक रंगों से क्या बोलते हैं? रेखा चित्र बनाए दिए जाते हैं भैया, छाया चित्र, कार्टून, ये सब बनाए करके बढ़िया से कहानी जो होती है चित्रों के माध्यम से एक एक कहानी को समझाया जाता है जो है फ्लैश कार्ड के माध्यम से, तो इसी को फ्लैश कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका टोबलो। टोबलो क्या होता है बेटा? टोबलो, देखिए टोबलो का अर्थ होता है चित्रवत बैठे मनुष्य, यानी कि चित्र में बैठे हुए तमाम मनुष्य, चित्रवत बैठे मनुष्य। जब प्रसारकर्ता किसी समस्या को प्रसंग के रूप में बताना चाहता है तो वह किसी दृश्य के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता है, यानी कोई चित्र दिखा करके वो समझाता है। जैसे एक टीचर जो होता है जब भी कोई चीज पढ़ाता है तो उसको पीछे दिखा करके ये चित्र के माध्यम से, हिमालय में पढ़ा रहा हूं तो हिमालय का अगर चित्र लगा करके पढ़ाओगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चीजें तो दृश्य के माध्यम से अपनी बात कहता है, जैसे कि न्यायालय का दृश्य, राजा के दरबार का दृश्य, इसको दिखा करके वो चीजों को समझाता बताता है। इससे संबंधित चरित्र को चित्रवत बैठा हुआ दिखाया जाता है, जैसे न्यायाधीश या मंत्री
इसमें व्यक्ति या बालकों को विभिन्न पोशाकों और उनके निर्धारित स्थान पर बैठा दिया जाता है और वह अब चित्रवत बैठे रहते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें युद्ध वगैरह का वर्णन भी जो होता है वो उसके चित्र भी दिखाए जाते हैं। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर टोबलों में यही चीजें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आंतरिक सज्जा क्या है? आंतरिक सज्जा किसे कहते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आंतरिक सज्जा क्या होती है? देखिए, स्टेला सुंदरराज कहते हैं कि आंतरिक सज्जा माने होता है एक अंदर की सज्जा, घर को अंदर से कैसे सजाया जाए। आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यानी घर कितना भी बेकार बना हो, लेकिन अगर सज्जा कर दी जाए तो घर बहुत अच्छा हो जाता है। या घर में रहने वालों की मूलभूत और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और घर में उपलब्ध स्थान और उपकरणों के मध्य समायोजन की कला होती है। घर में सुखद वातावरण बनाने का एक प्रयास होता है। ठीक है, आंतरिक सज्जा। ठीक है, आंतरिक सज्जा से आपका घर बहुत ही इफेक्टिव लगता है, घर में रहने का मन करने लगता है। अगला क्वेश्चन, गृह सज्जा में विविधता कैसे लाई जाती है? एक गृह सज्जा में परिवर्तन को सम्मिलित करना और घर के विभिन्न कमरों में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना, इसी को विविधता कहते हैं। यानी कई प्रकार के, हर कमरे में जाए तो अलग महसूस हो आपको कि अलग घर में आ गए। एक रूपता व्यक्ति में एक रास्ता उत्पन्न कर देती है और विविधता द्वारा उसमें एक रास्ता को दूर कर सकते हैं। यानी कि जैसे मानते हैं अगर घर में आप हैं, अगर आप रोटी सब्जी रोज ही खा रहे हैं कि आप भाई रोज ही गोभी की सब्जी खा रहे हैं, रोज पनीर की सब्जी आपको मिलने लगेगी तो आप पनीर से उब जाओगे। इसलिए जरूरी कि हफ्ते भर में आपको 7 दिन अलग अलग सब्जी बननी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको विविधता लाने से क्या होता है, आपको रुचिकर बना रहता है। आज भैया कटहर की सब्जी बनेगी, कल गोभी की बनेगी, परसों जो है परवल की बनेगी, चौथे रोज टमाटर की बनेगी, अगले दिन फिर पनीर की बनेगी, फिर उसके बाद फिर राजमा बनेगा, फिर छोला बनेगा। ऐसे अगर एक सेट कर लिया जाए तो इससे क्या होगा, रुचिकरता या रुचि पैदा होती रहेगी खाने में। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा गृह सज्जा में क्या होता है कि हर कमरा को एक प्रकार से अलग अलग तरीके से सजा देंगे ताकि हर कमरे में जाए तो अलग महसूस हो। ठीक है, एक कमरे में रहने का मन करे, एक दिन फिर दूसरे कमरे में, तो इस तरीके से एक आपको जीवन में आपका जो मानसिक तनाव है वो सब दूर होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, अच्छा महसूस होता है। गृह सज्जा के द्वारा कमरों में एक प्रकार से जो विविधता लाई जाती है उससे क्या होता है, जीवन अच्छा प्रतीत होने लगता है। अगला प्रश्न, कला की परिभाषा दीजिए। देखिए, किसी भी दक्षता या उपयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसको हम कला कहते हैं। किसी भी दक्षता माने होता है कि आपका टैलेंट जो होता है जब उसको सुंदरता उत्पन्न करने के लिए करते हैं उसका उपयोग, तो वही कला होती है। कला विचारों और भावों का इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण होता है कि वह आनंद प्रदान करती है। कला कोई भी कार्य जो सौंदर्य बोध करने, मतलब सौंदर्य उत्पन्न करे, ठीक है, सौंदर्य बोध उत्पन्न करे, सौंदर्य आपको दिखाए, जिसके संपन्न होने से दक्षता और सृजनात्मकता की आवश्यकता हो, उसे हम कला कह सकते हैं। कला के द्वारा किसी भी चीज को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कला के तत्व कौन कौन से होते हैं? कला के कई तत्व होते हैं जो समस्त दृश्य कलाओं का यौगिक आधार है, जो इस प्रकार है। जैसे कि पहला होता है रेखा के द्वारा कला, दूसरा आकार, तीसरा पोत, चौथा नमूना, पांचवा स्थान, छठवां प्रकाश और सातवां रंग। इन 7 तत्वों के माध्यम से हम घर को सजा सकते हैं, घर को अच्छा प्रतीत करवा सकते हैं। ये सब कला के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कला के सिद्धांतों के नाम लिखिए। कला के कई सिद्धांत है। पहला, किस अनुपात में कौन सा चीज होना चाहिए? सबसे जरूरत चीज है भाई कितना अनुपात में क्या चीज आना चाहिए। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं तो नमक कितना डालना है, मिर्चा कितना डालना है, तेल कितना डालना है, तो ये उसका एक प्रकार से अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा नमक डालेंगे तो सब्जी बेकार हो जाएगी, तो इस वजह से उतना ही डालें जितना पर्याप्त हो, अनुपात ठीक हो। संतुलन यानी कितना क्या क्या कितना डालना वो भी चीज है। बल यानी किस चीज पर फोकस ज्यादा करना है। जैसे आपको सब्जी बनानी है तो उसमें किस चीज को ज्यादा, जैसे तीखा बनाना है या नमकीन बनाना है, कम बनाना, चाय आपको कैसे बनानी है, मीठा बनाना है, तो किस चीज आपको फोकस करना है, तो वही बल होता है, फोकस करना। लय किस तरीके से उसमें लयात्मकता हो ताकि एक प्रकार से चीजों को एक प्रकार से कंटिन्यूटी से बना रहे। एक रूपता और अनुरूपता भी उसमें होनी चाहिए। तो कला के सारे सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न आ चुका है बेटा, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है, या 3 रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं से अन्य रंगों को मिला करके इन्हीं से बनाया जाता है। ठीक है, ये बात। आप द्वितीय रंग क्या होते हैं बेटा? देखिए, द्वितीय रंग जो होते हैं, जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप एक नया रंग प्राप्त होता है, उसे रंग हम द्वितीय रंग कहते हैं। जैसे कि प्राथमिक रंगों से द्वितीय रंग बनते हैं। जैसे लाल रंग और नीला रंग मिला देंगे तो बैंगनी रंग बनता है। ठीक है, पीला और नीला मिला देंगे तो हरा बनता है, लाल और पीला मिला देंगे तो नारंगी बनता है। इस तरीके से प्राथमिक रंगों के प्रयोग से द्वितीय रंगों का निर्माण किया जाता है। 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर के एक जो है नया रंग बना दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ह्यू क्या है? ह्यूम। ठीक है, ह्यू क्या है? तो गोल्ड स्टेन और गोल्ड स्टेन कहते हैं कि ह्यू जो होता है ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है। जैसे कि लाल, नीला, हरा, इसी को ह्यू कहा जाता है। ठीक है, रंगों के नाम को दर्शाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। गृह सज्जा के उप साधनों में किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं बहुत सारे प्रयोग की जाती है गृह सज्जा में। जैसे कि प्राकृतिक वस्तुएं
प्राकृतिक वस्तुएं बेटा क्या करती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं गृह सज्जा में सजीवता और सरसता लाने का कार्य करती हैं। प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं जो घर में उगाई जानी संभव है, सज्जा में उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि पहली बात है पेड़ पौधे। अगर घर में आप पेड़ पौधे लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, घर में सजीवता आती है, घर आपका अच्छा दिखने लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पौधे तो सज्जा में काफी समय से उपयोग में आ रहे हैं, किंतु बोनसाई पद्धति से पेड़ों को भी सज्जा में तेजी से प्रयोग किया जाने शुरू कर दिया गया है। पौधे गृह सज्जा में सजीवता लाने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध भी बनाते हैं, साथ ही सौंदर्य वृद्धि भी करते हैं। खूबसूरत गमलों में लगा करके बरामदा, बैठक और खाने के कमरे में पौधों का प्रयोग किया जा सकता है, या ऊपर आप बना सकते हैं बगीचा। सुंदर पत्ती वाले पौधों जो छाया में भी विकसित हो सके, उन्हें भी घर के अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है, क्रोटन, रबर प्लांट, फर्न, मनी प्लांट जैसे तमाम प्रकार के पौधे जो होते हैं सज्जा की दृष्टि से तेजी से आपको एक प्रकार से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तमाम प्रकार के ऐसे पौधे जो कि एक प्रकार से मनी प्लांट वगैरह तो सबके घर पे आप देख रहे हो लगाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, सूखे तथा नकली पौधे ये भी गृह सज्जा के लिए उपयोगी हैं। सूखे और नकली पौधे, हरे पौधे की देखरेख काफी कठिन है, अतः समस्याग्रस्त मतलब की समस्या या समय अभाव की वजह से समय चूंकि कम है लोगों के पास उसकी देखरेख करने के लिए, इसीलिए सूखी टहनियां सजा करके सज्जा में प्रयोग में लाई जा रही हैं। जैसे कि आजकल हरे पौधे की नकल के रूप में नकली पौधे बना करके पेंट करके उसे लगाए जाते हैं। जैसे कि मेरे रूम में यहाँ पर रखा हुआ है, मैं अगर आपको दिखा पाऊं, ये नकली पौधे जैसे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये नकली पौधे हैं, जैसे इसको मैंने लगा दिया रूम में, तो ये नकली पौधा है, लेकिन आपको एक प्रकार से जो है अगर रखा रहेगा तो मजा आएगा। ऐसे फूल ये लगा हुआ है, ये नकली है, लेकिन इसको एक प्रकार से रख करके थोड़ा थोड़ा सा सजा दिया हूँ। ठीक है, ये मैंने एक प्रकार से मैं कहीं जा रहा था तो मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, सड़क किनारे बिक रहा था। ऐसे ही इसको लगा करके क्या कर सकते हैं आप, अपने घर की जो है सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आप चीजों को, ये कलरफुल चीजें, तो इस तरीके से आप, ये प्लास्टिक का है, इसमें पेंट वगैरह किया गया है, लेकिन ये बेटा क्या है, ये घर की सुंदरता को बढ़ा सकता है। आप आराम से अलमारी में अपने कहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, घर की सुंदरता आपकी बढ़ जाती है। तो यही होता है गृह सज्जा का एक प्रकार से एक चीज ये भी। ठीक है, सूखे पौधे, नकली पौधे, यह प्राकृतिक छटा का सुखद आभास देने के लिए विभिन्न कक्षों में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, शंख सीपियां, विभिन्न आकारों के शंख सीपियां भी सजाने में प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मछलियां, कमरे में सजीवता लाने के लिए एक शीशे के पात्र में पानी, मतलब पानी में भर करके शीशे के पात्र में छोटी छोटी मछलियां उसमें रखी जा सकती है। रंग बिरंगी मछलियां आजकल सभी लोग रखते हैं, एक्वेरियम बना सकते हैं उसमें। ठीक है, पानी में तैरती हैं जब मछलियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, कमरे में सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती हैं, इससे कमरा सजीव हो उठता है और वह देखने वाला थोड़ी देर के लिए दुनिया की चिंताएं और परेशानियां भूल जाता है। मछलियां चलती रहती है, उनको देखो तो उसमें ध्यान भटक जाता है। और इसके अलावा पक्षी, कमरों में बगीचे जैसी प्राकृतिक भावना वातावरण लाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सुंदर पक्षी पिंजड़े भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि जब पक्षी या तोता वगैरह जब चहचहाएंगे, गाना गाएंगे, गुनगुनाएंगे, ठीक है, तो उनसे एक प्रकार से कमरे का जो है एक अलग सा माहौल बनेगा। घूमना फिरना व आकर्षक रंग बिरंगे की सजावट को बहुत सजीव और आनंददायक बना देते हैं, तो इस वजह से ये चीजें कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगला है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुष्प सज्जा करते समय ध्यान रखने योग्य बातों का वर्णन कीजिए। यानी आपको फूल सजाने के लिए घर में जो पुष्प सज्जा होती है उसकी व्यवस्था करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं घर में, देखें। पुष्प सज्जा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, पुष्प सज्जा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली बात बेटा कौन सी बात, देखिए, सर्वप्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि पुष्प सज्जा यानी फूल सजा, जो फूल में सजाते हैं जो है घरों में, उसकी वजह वो क्या होती है, उससे भी घर अच्छा दिखता है। देखिए, पुष्प सज्जा कहाँ और कैसी करनी चाहिए, उसकी भावना, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए या क्या होगी, फिर उसी के आधार पर सामग्री का चुनाव करना चाहिए। तो पहले डिसाइड कर ले कहां पर क्या क्या करना है, उसके बाद में करें लाएं। ठीक है, जिस व्यक्ति विशेष या परिवार के लिए पुष्प सज्जा की जा रही हो उसके व्यक्तित्व तथा रुचि के अनुसार ही पुष्प सज्जा की जानी चाहिए, ताकि उसको इंटरेस्टेड लगे, इससे संबंधित व्यक्ति को अधिक हर्ष की अनुभूति होती है। दूसरी बात है, पुष्प सज्जा उस परिवार तथा उस स्थान के अनुकूल हो जहां उसे रखना हो। तीसरी बात, सजावट के अवसर के अनुकूल होना चाहिए। औपचारिक समय हेतु शानदार फूलों की बड़ी पुष्प सज्जा अच्छी लगती है, जबकि प्रतिदिन के लिए छोटी पुष्प सज्जा जो होती है वो अच्छी लगती है, सुंदर फूलों से की गई हो। लेकिन जब कोई आप फंक्शन रख रहे हो तब उसमें आप फूल और सजा सकते हैं बड़े स्तर पर, ठीक है, लेकिन डेली के लिए आप बड़ी फूल सज्जा नहीं कर सकते, छोटी छोटी जो है कर सकते हैं। चौथी बात, कमरे की रंग योजना को देखते हुए फूल सजाना चाहिए, यानी कमरे का आपका रंग क्या है तो किस रंग पे कौन सा जचेगा उसके हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा फूलदान के रंग आकार के आधार पर फूलों का चुनाव तथा सज्जा करनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
छठा, फूलदान के सौंदर्य बढ़ाने तथा उसे सुरक्षा देने हेतु उसके नीचे किसी आधार यानी चटाई, कपड़ा, लकड़ी के टुकड़े इन सभी का प्रयोग कर देना चाहिए। इसके अलावा कमरे के किस भाग पर फूल सज्जा या पुष्प सज्जा करनी होती है या रखी जाएगी, इस बात को ध्यान में रखा जाए। बीच में रखने के लिए नीची गोल पुष्प नीचे रखने के लिए मतलब बीच में रखने के लिए नीची या गोल पुष्प सज्जा उपयुक्त होती है। कोने में नीची मेज पर रखने के लिए थोड़े लंबे आकार की फूल सज्जा जो होती है उचित होती है। नीची पुष्प सज्जा किसी भी आकार में रखी जा सकती है। फूलदान का आकार उसका नाप रखने वाले मेज के आकार व नाप के अनुकूल एक प्रकार से पुष्प सज्जा होनी चाहिए। ठीक है, तो घर में फूल सजाने का एक अलग महत्व होता है। आठवां उद्देश्य मतलब आठवां ये, फूल हमेशा प्रातः और सूर्य डूबने के बाद तोड़ने चाहिए। ठीक है, या तो मॉर्निंग में तोड़ ले, फिर सूर्य डूबने के बाद में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनकी नमी जैसे तोड़ेंगे वैसे बने रहेंगे वो। ठीक है, इसके अलावा फूल तोड़ने के पश्चात ठंडे अंधेरे स्थान में पानी में डाल करके उसको रख दे ताकि एक प्रकार से उनकी जो गुणवत्ता है वैसी बनी रहे। 10वीं बात, फूलों की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां पानी में ना डूबे। इसके अलावा फूलदान का पानी बदलते रहना चाहिए, इससे फूल जल्दी खराब नहीं होते। इसके अलावा पुष्प सज्जा ताजी बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा नमक, कोयला तथा तांबे का टुकड़ा जो होता है अगर डाल देंगे आप तो इससे क्या होगा, फूल जो है ताजा बना रहेगा। क्या डालेंगे उसमें, अगर पानी में आपको रखना है तो उसमें थोड़ा नमक डाल दें, कोयला डाल दें या फिर तांबे का कोई टुकड़ा डाल देंगे, इससे पुष्प जो होगा वैसे बना रहेगा, उसकी ताजगी वैसे रहेगी। लंबे फूलदान में पुष्प सज्जा करते समय पुष्प सज्जा फूलदान से दुगनी लंबी होनी चाहिए। चौड़े फूलदान में पुष्प सज्जा ऊपरी फूलदान की ऊंचाई और चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजों को आप अपना सकते हैं घर में फूल को सजाते समय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से फूलदान का पानी जो है हमेशा बदलने लेना चाहिए, फूल खराब नहीं होते इससे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। बल क्या होता है? बल का क्या अर्थ होता है? बल माने होता है कमरे पर किस मतलब कैसे कमरा आपका है, घर आपका है, आपके कमरे में कोई व्यक्ति घुसे तो सबसे पहले उसको क्या दिखे वही उसका बल होता है। ठीक है, बल जो होता है कमरे में जो है सज्जा लाने का एक तरीका होता है। जैसे कि आप कमरे में घुसे, सबसे पहले आपको आपकी डिग्री दिखी या आपका बोर्ड दिखा या आपका क्या जो आपको दिखाना चाहते हैं कमरे में, जैसे सबसे पहले कमरे में कोई व्यक्ति घुसे तो उसको सबसे पहले वही चीज दिखे तो उस पर बल किया जाता है, उस पर फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज गोल्डस्टेन और गोल्डस्टेन कहते हैं कि बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती है। जैसे कोई कमरे में आप घुसे सबसे पहले किताबों पर या आपके मेडल पर नजर जाती है। ठीक है, तो इसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य वस्तुओं पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो वही पर सबसे पहले किस पे नजर डलवानी है ये आप डिसाइड करते हैं। कोई व्यक्ति क्या चीजें आपकी पहले देखेगा वो आपका बल होता है। क्रेग और रस मतलब कला का सिद्धांत है बल एक। ठीक है, वो बल नहीं दबाने वाला है, मारने पीटने वाला, वो बल नहीं, दूसरा बल। क्रेग और रस कहते हैं कि बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्रित स्थापित किया जाता है ताकि आंखें संबंधित रुचियों पर उसी पर टकटकी लगा करके रखी रहे और उसी पर दृष्टिपात हो सके। पहले वही को देखें। ठीक है, आगे देखेंगे। फर्नीचर की परिभाषा दीजिए। जैसे दुल्हा दुल्हन को क्यों लोग देते हैं? क्योंकि उनका वस्त्र परिधान ही ऐसा होता है कि वो उन्हीं को लोग देखें, क्योंकि और बाकी सब अलग कलर के कपड़े पहने, दुल्हा दुल्हन का जो है शेरवानी और लहंगा चल रहा है, शेरवानी लहंगा जैसे आता है वो प्रकार से उन्हीं को देखेंगे। क्लियर। अगला, फर्नीचर की परिभाषा बताएं। ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम उठने बैठने सोने पढ़ने लिखने और भी तमाम चीजों को रखने या संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं उन्हें फर्नीचर कहते हैं। जैसे कि मेज, कुर्सी, चारपाई, चौकी, अलमारी, ये सब फर्नीचर होते हैं। ठीक है, लकड़ी के भी हो सकते हैं ये फर्नीचर, लोहे के भी हो सकते हैं और भी चीजों के हो सकते हैं। अगला प्रश्न, पुष्प व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा बताइए। पुष्प व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा क्या होता है बेटा? देखिए, पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है पुष्पों के द्वारा की गई व्यवस्था। जब हम पुष्प और पुष्प से संबंधित सामग्री को विचार पूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं तो वह कला पुष्प व्यवस्था कहलाती है। रट कहते हैं कि पुष्प व्यवस्था को पुष्पों, अन्य 5 सामग्रियों और फूलदान के अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें स्वरूप, पोत, रंगों के मध्य एक रूपता स्थापित की जाती है। यानी पुष्प सज्जा जो होती है, पुष्प व्यवस्था जो होती है, घर में फूल सजाने की व्यवस्था होती है जिससे घर आपका अच्छा दिखता है। इकेबाना क्या? इकेबाना भी पुष्प सज्जा का एक प्रकार है। इकेबाना का अर्थ बताएं। देखिए, इकेबाना जापान की फूल सज्जा होती है जिसका अर्थ होता है जीवित फूल, यानी कि इस फूल सजीव दिखे, अच्छा दिखे, जिससे क्या होता है सजीवता आती है इस फूल को करने से। इकेबाना फूल सजाने की एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है। मेरीबाना और नजीरे क्या है? मेरीबाना और नजीरे भी एक प्रकार से जापान में प्रचलित पुष्प सज्जा की एक शैली होती है।
मेरीबाना में चौड़े उथले और मतलब उथले पात चौड़ा चौड़ा पत्ते वाले फूल जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है पुष्प सज्जा में, ठीक है। तथा नजीरे में होते लंबे पत्र वाले जो शैली के फूल होते हैं उनको सजाया जाता है। नजीरे में लंबे पत्ते वाले फूल और जो है मेरीबाना जो पुष्प सज्जा की जो शैली उसमें उथला और चौड़ा पत्ता वाला फूल जो होता है वो लगाया जाता है। ऐसे ही अगला होता है प्रश्न आपका है शिन्सो और हाइकी क्या है। शिन्सो और हाइकी जो जापानी सज्जा में एक प्रकार से 3 आधार प्रतीक होते हैं ठीक है। इन्हें टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे शिन, सो और हाइकी। क्रमशः शिन जो होता है स्वर्ग को दिखाता है, सो जो होता है मनुष्य को दिखाता है और हाइकी जो होता है पृथ्वी को दिखाता है। जापानी पुष्प सज्जा की एक प्रकार से विशेषता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पुष्प सज्जा के पुष्प व्यवस्था के प्रकार बताएं। पुष्प व्यवस्था के प्रकार देखिए, सामान्यतः पुष्प व्यवस्था कई प्रकार की होती है। पहली होती रेखीय पुष्प व्यवस्था, दूसरी समूह शैली की पुष्प व्यवस्था, तीसरी मिली जुली पुष्प व्यवस्था, चौथी लघु पुष्प व्यवस्था। ये सारी पुष्प व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, आंतरिक सज्जा में प्रयोग किए जाने वाले 5 उपसाधनों के नाम बताएं। आंतरिक सज्जा में सबसे पहली बात, चित्रों का प्रयोग करके आप अपने घर को सजा सकते हैं। दूसरी बात, छोटी मूर्तियां रख सकते हैं अपने घर में, उससे आपका घर अच्छा दिखेगा, कमरा अच्छा दिखेगा। आप शीशा लगा सकते हैं, दर्पण लगा सकते हैं, उससे भी आपका घर अच्छा दिखेगा। आप घड़ी, दीवार घड़ी पर टांग सकते हैं, उससे आपका घर अच्छा दिखेगा। आप तमाम पुस्तकें रख सकते हैं। तो ये सब एक प्रकार से आंतरिक सज्जा के या घर के आंतरिक सज्जा जो होती है, कमरे की आंतरिक सज्जा, इन सभी चीजों से आप रख करके जो है अपनी आंतरिक सज्जा को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा, ठीक है। ऐसे ही आपको बता दूं कि समाज शास्त्र का ऑब्जेक्टिव का अगर पेपर आपका लगा हुआ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मासा कुम्हरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एमजी पीआरयू बरेली, ठीक है। और ऐसे आपके तमाम परीक्षा और तमाम विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ बुंदेलखंड झांसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है लेक्चर आपका। तो जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। ये 500 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के भी अवेलेबल हो चुके हैं यूट्यूब पर। कल ही क्लास हुई थी, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 4th सेमेस्टर के लिए भी जुड़ सकते हैं और 5th सेमेस्टर के लिए 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम लिख के आपको भेज देने हैं। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। 100 रुपए फीस है भैया, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं, तो उसको लेकर के आप ये मत बोलिएगा आकर कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर दिक्कत की बात है। देखिए पैसे नहीं तो उसके लिए मैंने पूरे यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रखा है, तो फ्री में पढ़ो। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना तो उसके लिए आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। 100 रुपए में आपका 6 महीना जो है आपको ग्रुप में जोड़ा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन चूंकि आप बहुत बाद में आते हो पढ़ने के लिए, इस वजह से अगर 4th सेमेस्टर में जुड़ना तब आज भी आपके लिए 100 रुपए ही रखे गए हैं, ठीक है। 100 रुपए फीस आज भी है आपके लिए 4th सेमेस्टर के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं अभी से 5th सेमेस्टर में हम जुड़ जाएं तो आपकी क्लासेस जो है जल्द से शुरू होंगी, तैसे आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। 5th सेमेस्टर के लिए आपके सभी सब्जेक्ट, 2 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 3 पेपर आपके, आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, जिनमें से आपके 5 पेपर होंगे। मेजर सब्जेक्ट के 1 सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे आपकी बार, ठीक है, 5th सेमेस्टर में। तो उन दोनों पेपर की तैयारी और साथ में को करिकुलर जिसमें आपका रीजनिंग और आपका क्या आने वाला है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, तो उसे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर जो हो जाएगा आपका, उसकी तैयारी 100 रुपए में हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा और आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे इसके लिए। और जो 4th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो अभी जुड़ेंगे तो आपकी जिनकी परीक्षा चल रही है ऑब्जेक्टिव की लिखित की, सभी का उनका नोट्स मिल जाएगा। जैसे ये क्लास हुई तो इसका मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे को करिकुलर का, सबका आपको मिलता रहेगा। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। हाँ एक बात और, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हमको 4th सेमेस्टर भी जुड़ना है एक साथ ही और साथ में 5th सेमेस्टर जुड़ना, तो आपके लिए 50 रुपए की छूट है। अरे आपका 200 रुपए न लगा करके केवल 150 रुपए लगेंगे, जिसमें आपका 4th सेमेस्टर की अभी की तैयारी, जो आपकी परीक्षा चल रही है उसकी तैयारी हो जाएगी और आगे चल करके 5th सेमेस्टर की आपकी क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगी। 6 महीने तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, यानी कि लगभग आपका अगले जनवरी तक आप जुड़े रहेंगे उसमें, ठीक है। तो दोनों का अगर साथ लेंगे तो 150 रुपए लगेगा, लेकिन एक का लेंगे तो आपका 100 रुपए लगेगा। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, तो समझ में आई चीजें। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जैसे किसी भी जैसे ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षाएं सभी के लिए, जैसे डीडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है, मासा कुम्हरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है, एमजी पीआरयू बरेली रोहिलखंड, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, आपका जनता चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी की तैयारी के लिए मैं करवाता हूँ। सभी की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करवाता हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और बहुत ही बेटर अंदाज में आपको चीजें समझाने का प्रयास करता हूँ।
तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, सब कुछ आपको मिलता है। ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर, लिखित का भी मॉडल पेपर, सबके पीडीएफ मिलते हैं। और अब की बार प्रयास ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो होगा उसका जो है क्वेश्चंस का जो आंसर होंगे वो साथ में आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के आंसर भी साथ में आपके बार दिए जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, लाइव क्लास मिलती है, रिवीजन क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट सबके सभी आपको मिलते हैं। जैसे 2025 का आपको जो भी क्लासेस हुई हैं 2025 की ये वाला फिफ्थ सेमेस्टर की, वो सब आपको मिल जाएंगे। ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे, जोड़ा जाएगा, उसमें आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जैसे क्लास होगी तो नई न्यू भी आपको मिलेगा, बैग भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। आप कहीं से भी कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। और प्रैक्टिस सेट आपको इसे आपका जो को करिकुलर होगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसमें आपको बड़ी समस्या होने वाली फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसके लिए आप समस्या ग्रस्त ना हो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग और एक जो है मैथ भी उसमें शामिल है, तो रीजनिंग और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको उसमें, कंप्यूटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूरा प्रैक्टिस सेट आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। तो फटाफट से आप जुड़ जाइएगा, मात्र 100 रुपए फीस में आपका फिफ्थ सेमेस्टर का भी शुरू मतलब ग्रुप बन चुका, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, और फोर्थ सेमेस्टर का भी ग्रुप आपका बन चुका है, ठीक है। ये बात याद है। जैसे आपका इसके चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, भूल नाम जो नहीं निकला है, बुंदेलखंड झांसी, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहे सभी जुड़ सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अगर परीक्षा की हो रही तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप सभी लोग जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जवाहर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।